मेरे बाल खराब हो जाते हैं। हैंडसम आदमी के बाल खराब अच्छे नहीं लगते ना। देख कैसे आंखें बना रही है। चल, अरे मजाक कर रहा हूँ। आदमी को अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, बाकी दुनिया करे ना। समझे जी ना। कनिष्क, चलो छोड़िए, तो बेकार की बात है, इन पे ध्यान मत दो। तो बच्चों मैंने कहा बोर्ड पे देखना, हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे। एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज प्रिडिक्टिंग व्हाट कम नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड सीरीज या प्रोग्रेशन, जिसको मैंने कहा 3-4 बार बोल दिया। कितनी बार बोलूं? आप सिंपल कहिए कि चैप्टर 8 इज क्या? सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले एक्सरसाइज हमने सीक्वेंस समझी थी, क्या थी उसकी रिकर्सिव फॉर्म, उसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म ये हमने पढ़ी थी कि एक सीक्वेंस का एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव फॉर्म कैसे लिखा जाता है। जो सेकेंड एक्सरसाइज हमने किया है दैट इज 8.3, उसमें हमने एक सीक्वेंस पढ़ा था दैट इज एपी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके कंसेप्ट समझा, उसके सवाल बनाए। और आज हम पढ़ रहे हैं क्या? एक नया सीक्वेंस दैट इज जीपी। दैट इज जीपी पूरा नाम बोले तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। क्या है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो पहले इसके थ्योरी की बात करेंगे, बट ऑब्वियसली आज सवाल पे तो सीधा नहीं जाएंगे। सवालों पे जाने से पहले हम क्या करेंगे? हम समझेंगे जीपी क्या होता है, उसका कंसेप्ट, और फिर ऑब्वियस सी बात है तब उसके सवालों पे जाने का सेंस बनता है। तो चलो एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, आपके दिमाग में डालते हैं कि जीपी होता क्या है या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कैसा प्रोग्रेशन। चलो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। देखो मैंने एक सीक्वेंस लिख रहा हूं 2 6 12, या छोटा कर दूं, थोड़ा नंबर ज्यादा हो जाएंगे, 3 6 फिलहाल के लिए क्या दिख रहा है? कुछ नंबर्स ही दिख रहे होंगे, है ना। अब इन नंबरों में एक पैटर्न देखना, इन नंबर में एक पैटर्न देखना। आई थिंक एपी का पैटर्न आपको पता है। एपी में क्या था? एपी एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर था जहां नंबरों के सीक्वेंस में आने वाले दो लगातार नंबरों का डिफरेंस क्या होता था? सेम होता था। और ऐसे सीक्वेंस को कहा जाता था क्या? एपी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस सीक्वेंस में देखो, मैं अगर इसकी दूसरी टर्म दैट इज A2 को डिवाइड करूं उससे पिछली टर्म दैट इज A1 से, तो कितना आएगा? 6 डिवाइडेड बाई 3। बोलो कितना है? बोलो बच्चा कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। अच्छा, इसी प्रकार से मैं इसकी अगली दो टर्म दैट इज A3 को डिवाइड करूं किससे? A2 से, उससे पिछली टर्म से कितना आएगा बेटा? 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। या छोटी अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिक्कत ज्यादा तब है। मम्मी आई है, चलो थोड़ा पॉज कर लेंगे, पॉज, टेक 2 करना पड़ेगा लगता है। अरे चालू हो गया। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ा ना मारूंगा तुम्हें, जिस दिन मारना होगा डंडे से मारूंगा। चल ठीक है, इधर देखो आंटी चली गई है, इधर देखो। अच्छा एक पॉज हो गया था, ठीक है। तो मैंने ये कुछ एक सीक्वेंस ऑफ नंबर लिखा था। अब इस सीक्वेंस ऑफ नंबर मैंने कहा पैटर्न क्या दिख रहा है कि मैं जब इसके दो लगातार नंबरों का रेशियो कर रहा हूं तो वो रेशियो क्या आ रहा है? वो रेशियो सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम। जैसे मैंने इसमें इसकी तीसरी और उससे पिछली टर्म जो दैट इज A2 का जब रेशियो किया, 12 का रेशियो 6 से कितना आया? 2। और इसी प्रकार से देखो मैं इसकी अगली दो टर्म का रेशियो करूं दैट इज चौथी टर्म A4 और उससे पिछली टर्म तीसरी टर्म का अगर मैं रेशियो करूं बेटा कितना आ रहा है? देखो 24 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 2। तो बच्चा लोग मैं आपको आई थिंक समझा पाया होगा कि जीपी क्या है। जीपी ऐसा नंबरों का सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में आने वाले दो लगातार नंबरों का अगर रेशियो किया जाए तो रेशियो हमेशा क्या आता है? सेम आता है। एपी में क्या था? एक ऐसा सीक्वेंस था जहां दो सीक्वेंस में अगर दो लगातार नंबरों को पकड़ोगे, उनका डिफरेंस करोगे, दैट डिफरेंस इज सेम, दैट डिफरेंस इज सेम। और डिफरेंस को क्या कहते थे? कॉमन
डिफरेंस कहते थे। क्या कहते थे? कॉमन डिफरेंस। और जीपी क्या है? अब इसको मैं क्या कह सकता हूं बेटा? ये एक प्रोग्रेशन तो है, बट कैसा प्रोग्रेशन है? दैट इज अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वेयर द रेशियो ऑफ टू सक्सेसिव टर्म इज सेम, और इस रेशियो कहते हैं क्या? कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं इसको? कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं बेटा? कॉमन रेशियो। इसको हटा दे जाए तो आई थिंक जीपी समझ आ गया। नंबरों की ऐसी श्रृंखला जिस श्रृंखला में आने वाले दो लगातार नंबरों का रेशियो क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। और वो जो सेम रेशियो आता है उस सेम रेशियो कहते हैं क्या? कॉमन रेशियो। और रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आर से। ठीक है, तो स्मॉल आर का मतलब है कॉमन रेशियो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में जो कॉमन रेशियो आर है वो कितना है? 2 है। मतलब इसकी दो सक्सेसिव टर्म का जो रेशियो करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, और जो पहली टर्म है बेटा उसको कहते हैं क्या? पिछली बार की तरह ही ए लिखेंगे। ए क्या है? फर्स्ट टर्म को यहां पर भी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दो ही टर्म्स आपको पढ़नी है कि ए क्या है, जीपी समझ आया पहले? तो जीपी क्या है वो समझ आना चाहिए। इसमें हाँ बोलो तो मैं आगे बात करूं। छोटी हिमांशी कहां देख रहा है बच्चा? बोर्ड पे देखना बच्चा। अदिति बेटा सबसे पहले मुझे हाँ बोलिए कि आपको जीपी क्या होता है वो समझ आया? विशाल बेटा चलो, अगर आप कहते हैं कि आपको जीपी समझ आया तब मैं आगे बात कर सकता हूं। और आगे बात यह है कि आपको दो शब्दों का ज्ञान करना है कि अगर वो जीपी है तो उसकी दो सक्सेसिव टर्मों का रेशियो सेम होगा, और उस सेम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। नाम है भाई का कॉमन रेशियो। और ए क्या है? पिछली बार एपी की तरह जीपी का पहला टर्म ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं, क्योंकि आप जानते हैं एक सीक्वेंस है। अगर मैं आपको कहूं कि पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यहाँ छठी और यहाँ फिर सातवीं टर्म आएगी, और मैं तुम्हें कहूं कि सातवीं टर्म निकालो, आप समझ गए होंगे कि ये आर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। आर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। और अगर मैं आपको कहूं कि क्या निकालो? सातवीं टर्म। आगे बढ़ जाओ बच्चा, आगे आ जाओ छोटी। क्या निकालो? सातवीं। क्या निकालो बेटा? सातवीं टर्म निकालो। तो तुम क्या करने वाले हो? 48 में 2 मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? बोलो। ठीक है, 96 में 2 मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन रेशियो कितना आएगा? 12, 18 और 6, 12, 1, 18, 192। बट ऐसा कब तक करते रहोगे? ऐसा कब तक करते रहोगे? अगर मैं तुम्हें कह दूंगा इस जीपी की 50वीं टर्म निकालो तब क्या करोगे? मीन्स आपको एक रिलेशन चाहिए, जैसे रिलेशन आपको मैंने कहा दिया था? एपी में दिया था। किसका रिलेशन था वो? एपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला याद है? एपी का nth टर्म क्या था? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसी प्रकार से एक जीपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है बेटा, तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा। कंसेप्ट है, हम सीख रहे हैं कि अगर एक जीपी हमें पता है तो उसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे। आप समझ रहे हैं? nth टर्म बोले तो उस जीपी की सीक्वेंस में nवें स्थान पे आने वाले टर्म को कहा जाता है nth टर्म। तो an का फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला है बेटा एक जीपी की nth टर्म, दैट इज an। an का मतलब क्या है? a फॉर टर्म, और नीचे n लिखा मतलब एपी की कौन सी, जीपी की कौन सी टर्म? nth टर्म। nth टर्म बोले तो nवे प्लेस पे आने वाली टर्म का रिलेशन है बेटा a इंटू में r। आई थिंक a आप जान रहे हैं फर्स्ट टर्म, r आप जान रहे हैं उसका कॉमन रेशियो की पावर n माइनस 1। r की पावर n माइनस 1। एक बार चेक करो, जैसे मैंने आपको कहा था कि इस जीपी का क्या करो? सातवां टर्म निकालो। क्या निकालो? सातवां टर्म। देखो आ रहा है क्या? हम निकाल रहे हैं a7। कितना आएगा? a फर्स्ट टर्म कितना बेटा? 3 इंटू में r क्या था इसका? 2। अरे इसका a कितना था? फर्स्ट टर्म 3, r कॉमन रेशियो कितना निकाला था? इसकी दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस और रेशियो 2 आ रहा था। तो a हो गया 3, r हो गया 2, और 2 की पावर क्या करोगे? 2 की पावर n है 7 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा ये? 3 इंटू 2 की पावर 6। बोलो हाँ या ना? और a7 आ रहा है बेटा 3 इंटू 2 की पावर 6 कितना होता है भाई? 4, 8, 16, 32 और 64, 64। 2 की पावर 6 होता है 64। बोलो हाँ या ना? और बाकी इसको सॉल्व करो। 3 इंटू 4 दैट इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 18 और 1 कितना आया? 192 आया कि नहीं आया?
तो कम से कम ये साबित हुआ कि दैट रिलेशन विल गिव एनी टर्म ऑफ अ जीपी। एक एपी की जीपी की कोई भी टर्म दे सकता है, बोले तो इन शॉर्ट एक जीपी की कोई भी अनदर प्लेस वाली टर्म निकाल सकता है। हाँ या ना बोल, याद रखोगे इसको? चलो तो इसको याद रखोगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको काम आएगा। याद रखना, जैसे आपने एपी में उसकी nth टर्म निकालने का फॉर्मूला याद किया था, इसी तरह से आप जीपी में उसकी nth टर्म कैसे निकालेंगे उसका रिलेशन याद करेंगे। एंड दैट रिलेशन इज an इज इक्वल टू a इज द फर्स्ट टर्म, r की पावर n माइनस 1, r क्या है? उस जीपी का कॉमन रेशियो। इतना समझ आ गया? चल अब मैं एक चीज और सिखाऊंगा जो एनसीईआरटी नहीं सिखा रहा है, बट एनसीईआरटी नहीं सिखा रहा बट एनसीईआरटी सवाल जरूर पूछ रहा है कि नहीं? अब क्या है वो रिलेशन जरा समझना। तो मुझे दो बातों में हाँ बोलोगे, जीपी क्या है समझ आया, और एक जीपी की nth टर्म कैसे निकालोगे वो समझ आया, उसका ही फॉर्मूला है। ठीक है, चलो अब बात क्या कर रहे हैं, जैसे हमने एपी में निकाला था एक एपी की पहली n टर्मों का सम, एक एपी के पहले n टर्मों का सम का रिलेशन पढ़ा था ना, कि अगर मुझे एक एपी पता है और मेरी इच्छा हो जाए उस एपी की पहली 5 टर्मों का सम निकालना हो, पहले 4 टर्मों का सम निकालना हो, तो हमने क्या बोला था? एक कंसेप्ट पढ़ा था कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। मैं एपी से क्यों कंपेयर कर रहा हूं? क्योंकि टॉपिक वैसे ही है, और वो रिलेशन क्या था? Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद होगा ये फॉर्मूले बनाए थे, और इसका एक छोटा वर्जन भी दिया था और एक सीधा फॉर्मूला दिया था किसके लिए? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का भी निकाला था इससे रिलेशन, दैट इज ब्रैकेट n ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये सब पुरानी बातें। फिलहाल उसी तरह से जैसे हमने एपी में उसकी पहली n टर्मों का सम का रिलेशन पढ़ा था, इसी प्रकार से जीपी में हम एक रिलेशन पढ़ेंगे किसके लिए? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ जीपी। एक जीपी के पहले n टर्मों का सम कैसे निकालेंगे? जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि मुझे इस जीपी के पहले 3 टर्मों का सम चाहिए, तो आप कहेंगे भैया 3 टर्म दिख रही है, जोड़ दो, 3 + 2 और 3 + 6 9 और 12 और 9 कितना आएगा? 21 आ जाएगा। तो आप कहेंगे देखो भैया इस जीपी के पहले 3 टर्मों का सम दैट इज S3 का मतलब क्या है? S इज सम, और 3 का मतलब है पहले 3 टर्मों का सम किसके? इस जीपी का। कितना हो जाएगा? 3 + 6 9, 9 + 12, बोलो बेटा 21। बट कब तक करेगा मेरे भाई ऐसा? कब तक करेगा? मैं तुझे कहूंगा इस जीपी के मुझे पहले 50 टर्मों का सम चाहिए, तो क्या पहले 50 टर्म लिख के उनका सम करेगा? नहीं करेगा। तो मैं आपको एक रिलेशन दे रहा हूं, हाउ टू फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ जीपी, और रिलेशन है मेरे बेटा कि Sn होता है a, ठीक है, r की पावर n-1 अपॉन में r -1। और यहाँ एक पेज है जो एनसीईआरटी करता है, वैसे तो एक ही फॉर्मूले से काम चल जाता है, बट एनसीईआरटी जो मैं 11वीं के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी की जो 9th की है वहां ये फॉर्मूला लिखा ही नहीं है, सवाल पूछ रहा है। बट मैं अगर 11वीं के एनसीईआरटी के हिसाब से चलूँ, जहाँ ये जीपी चैप्टर हुआ करता है आज भी, है ना, तो ये कह रहा है कि ये एसेंस का फॉर्मूला भी तब लगाना है या उन्हीं जीपी के लिए लगाना है जिनका आर कॉमन रेशियो क्या है? 1 से ग्रेटर है। जैसे इस केस में था कि जो R2 था वो 1 से बड़ा था, है ना। और इसी प्रकार से एक और एसएन का फॉर्मूला है, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, ए इसको अल्टा पल्टी कर रहा है कि यहाँ 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और कह रहा है कि ये एसएन का फॉर्मूला तब लगाना उन जीपी के लिए जिनका आर कॉमन रेशियो क्या है? 1 से छोटा है। आपके एनसीईआरटी में जो सवाल आज हम करेंगे जीपी के सम वाला, उस पे ये अलग केस लग रहा है कि आर क्या था? 1 से कम था। सुबह वाले बैच को कराया है ना, आर 1 से कम था, और तब आपको क्या करना है? जीपी की पहली n टर्मों का सम निकालना है, तो आप ये वाला फॉर्म लगाएंगे। अब मेरी तरफ से यह है कि तू चाहिए तू एक ही याद कर ले, तू क्या कर ले, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी का वर्जन बता रहा हूँ 11वीं का क्या है। और फैक्चुअल बात यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आर चाहे 1 से बड़ा है चाहे 1 से छोटा है, दोनों में से कोई एक भी फॉर्मूला लगा आंसर आ जाता है, आंसर आ जाता है कि नहीं? समझ रहा नहीं यार? वो ऐसे कर रहा है ना कि जहां आर 1 से बड़ा होगा तो ये नंबर वैल्यू बड़ा आएगा, और 1 से बड़ा होगा फिर तो पॉजिटिव आ जाएगा अपने आप ही, और ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि आर 1 से बड़ा है। बट उन सवालों में जहां आर क्या होगा? 1 से छोटा होगा, तो वहां दिक्कत क्या आएगी? ये नेगेटिव आएगा। तो मेरे भाई अगर ये नेगेटिव आएगा तो ऊपर भी तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव
कट के पॉजिटिव भी हो जाएगा, बट ठीक है उसको नेगेटिव देखना ही नहीं है एनसीईआरटी को, तो उसने क्या करा फॉर्मूले में ही चेंज कर दिया। किसके लिए? उनके लिए, उन जीपी के लिए जहां आर 1 से बड़ा है और उन जीपी के लिए जहां आर 1 से छोटा है। मेरी तरफ से एक फॉर्मूला याद कर लो, मेरी तरफ से तो एक फॉर्मूला याद कर लो, और मैं तो कहूंगा ये वाला याद कर लो, कोई सा याद कर, ठीक है, और दोनों भी याद कर सकते हो तो कर ही सकते हो। तो इतना समझ आया कि नहीं आया? अब देखो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूं, तो एक जीपी के पहले एन टर्मों का सम क्या है? ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन। ये फॉर्मूला भी कब लगाना है? जब आर 1 से ग्रेटर हो। अब जैसे मैंने वहां को कहा था कि जीपी क्या करो, पहली 3 टर्मों का सम निकालो, है कि नहीं? अब बताओ उस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या था? 3, ए कितना हो गया? आर क्या था वहां? 2, और तभी मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया क्योंकि इस जीपी के लिए आर क्या था? 1 से ग्रेटर था, और अगर आर 1 से क्या होता? लेस होता, तो ये वाला रिलेशन यूज करूंगा किसके लिए? पहले एन टर्मों के सम के लिए, ठीक है। अच्छा तो आर कितना बेटा? 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, दैट इज 2 माइनस 1। कितना आ रहा है बेटा? तो 3 ऐसे ही रहेगा, 2 की पावर 3 8 में से 1 गया, आगे कर लेंगे, चलो 2 में से 1 गया, 1 आ गया, कितना आ गया? 3, 8 में से 1 गया, कितना आया? 7, हाँ 7 3 जा क्या आया था? आया था नहीं आया था? इससे मैंने आपको प्रूव कराया कि आप ट्रस्ट करें फॉर्मूले पे कि देखो हाँ ये फॉर्मूला क्या दे रहा है, ये फॉर्मूला दे रहा है एक जीपी के पहले एन टर्मों का सम। यहां मैंने एक्चुअल में क्या किया था? सच में पहली 3 टर्मों को सम करके ही निकाला था। इससे ऑथेंटिकेट क्या होगा कि पहले 3 टर्मों का सम क्या होगा? पहले 3 टर्मों को जोड़ ही दिया। बट देखो मैंने जब रिलेशन से निकाला तो क्या दिया उसने? कुछ और दिया। तो समझ आया कि 2 फॉर्मूले क्या करते हैं। तो पूरे जीपी में आपको 2 ही फॉर्मूले याद करने में, एक पन्ने में फिर से लिखूंगा आपके लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पन्ना होगा, इंपॉर्टेंट पेज है ये आपके लिए। सबसे पहले आप बताइए, आगे बोलने से सबसे बताइए आप जीपी समझे नहीं समझे? जीपी बहुत समझना बहुत इजी है। एक ऐसा सीक्वेंस जहां आने वाले 2 लगातार नंबरों का रेशियो क्या होता है? सेम होता है, एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। ये कंफर्म है। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है किसके लिए? किसके लिए? जीपी की nth टर्म कैसे निकालेंगे? दैट रिलेशन इज an इज इक्वल टू a दी पावर सॉरी a इंटू r की पावर n माइनस 1। और एक रिलेशन आपने और कौन सा याद रखना है? Sn का, ठीक है। अब वो Sn बोले तो एक जीपी की पहली n टर्मों का अगर सम निकालने की जरूरत पड़ जाए तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है Sn का, एंड दैट फॉर्मूला इज a ब्रैकेट में r दी पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। और ये वाला फॉर्मूला भी कब लगाओगे? जब r 1 से ग्रेटर होगा। तभी देखो यहाँ r वाला टर्म पहले लिखा है, क्योंकि r 1 से ग्रेटर है तो क्या होगा? बड़े में से 1 माइनस करेगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और जिन केस में क्या हुआ? r 1 से छोटा होता, अब उस केस में क्या होता है? अगर मैं r 1 से छोटा रखूंगा तो 1 में से छोटा माइनस करेगा तो क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। और उससे बचने के लिए क्या किया? फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर दिया। फॉर्मूला हो गया कितना? a, ये पहले आ गया 1 माइनस आर की पावर n, और यहां पर भी 1 माइनस आर का, ठीक है। और गलती से कभी भूल गए किसी पे भी लगा दो सेम आ जाएगा, क्योंकि अगर तूने r1 से छोटे पे ये लगा दिया, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला था नहीं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या होगा? ये नेगेटिव आएगा, ऊपर भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, आंसर पॉजिटिव वैसे ही आ जाएगा, है कि नहीं? चलो तो ये पन्ना याद रखेगा आपको। जीपी क्या है समझ आ गया। जीपी में उसकी nth टर्म कैसे निकालनी है और उसके पहले n टर्मों का सम कैसे निकालना है, ये सब पता होना चाहिए। बाकी अब आ जाते हैं हम कहां? एक्सरसाइज की तरफ। चलिए तो ये सब एग्जांपल मैं नहीं समझा रहा हूं, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इतना सब समझा दिया। ये पन्ना मैंने ऑफकोर्स यहाँ डाला था, बट देखो आपको इसकी आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी जीपी क्या होता है एक्सप्लेन कर दिया है, क्या है कॉमन रेशियो वो भी मैंने समझा दिया है। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल सबको देखो क्या है, सबके सब जीपी है। क्या है? जीपी है। तो मेरे तरफ से होमवर्क है आपका करना, और नहीं भी करेगा कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
जो मैंने पढ़ाया वो समझ आना चाहिए, और अब जो आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज के वो समझ आने चाहिए। चलो आ जाओ, अलर्ट मोड में आ जाओ। किस में आ जाओ? अलर्ट मोड में आ जाओ। चलो पहला प्रश्न देखो, बातें नहीं, पहला प्रश्न देखो, अच्छा सवाल है। कह रहा फाइंड दी 12th टर्म ऑफ जीपी। कह रहा जीपी की 12th टर्म निकाली, दैट इज 12वीं टर्म, मतलब उस जीपी के सीक्वेंस में 12वें पोजीशन पे आने वाला टर्म निकालना है विद कॉमन रेशियो। जिस जीपी का कॉमन रेशियो क्या दे रखा है? 2। तो मुझे सवाल समझ आया कि एक जीपी जिसका कॉमन रेशियो 2 है उसका मुझे कह रहा है क्या निकालो? 12वां टर्म निकालो। 12वां टर्म मतलब उस जीपी के सीक्वेंस में 12वें पोजीशन पे आने वाला टर्म निकालना है। हुज 8th टर्म, और उसकी 8वीं टर्म क्या दे रखी है? 192। तो मुझे लगता है कुछ दे रखा है। तो क्या क्या दो जानकारी है आपके पास, आपको उस जीपी का कॉमन रेशियो पता है और उस जीपी की 8वीं टर्म पता है, दैट इज A8 पता है, और आपसे जानना चाहता है जीपी की 12वीं टर्म, दैट इज A12। तो जो लिखो क्या क्या पता है मुझे, यहां जीपी का R पता है कॉमन रेशियो, मुझे जीपी का 12वां टर्म निकालना है, और मुझे जीपी का 8वां टर्म ऑलरेडी दे रखा है कितना? 192। फिर मैंने सोचा यार एक जीपी की कोई भी nth टर्म निकालनी हो, चाहे 12वीं 11वीं 15वीं 50वीं, तो जीपी की कोई भी nth टर्म निकालने का रिलेशन तो क्या है? ए आर की पावर n-1। और मुझे ये भी पता मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, तो मुझे n भी पता ही है, बट क्या नहीं पता? मुझे जीपी का फर्स्ट टर्म ए नहीं पता। तो मैं समझ गया बेटा कहां तो सीधा 12वीं टर्म पे जा रहा है। पहला काम है तेरा क्या निकालना? फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी निकालना पड़ेगा, तब आगे की कार्रवाई हो पाएगी। चलो उसके लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। तो जीपी की 8वीं टर्म क्या है बेटा? 192। अब वो जीपी की जो 8वीं टर्म है बेटा वो भी तो इसी रिलेशन से आई होगी, आया ना? तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो जीपी की 8वीं टर्म क्या होगी? ए आर की पावर n-1 है कि नहीं? बोलो क्या मुझे ए पता है? ऑफ कोर्स मुझे ए नहीं पता है, छोड़ो, जो नहीं पता से क्या करेगा? और क्या लिखेगा? आर की पावर n-1। आर पता है तेरे को? हाँ पता था R2, और इसकी पावर क्या होगी? n-1। ये कौन सी टर्म है? 8वीं। तो 8वीं टर्म में n कितना है? 8 -1 इज इक्वल टू 192। बोलो हाँ या नहीं? समझ आया? चलिए अब यहां से देखो कितना आएगा? a इंटू में r की 2 की पावर 7। बोलो हाँ या ना? और ये कितना है? 192। ठीक है इतना? चलिए अब यहां से क्या आएगा बेटा? a इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 2 दी पावर 7। नहीं होगा? ये 2 की पावर 7 जो यहां मल्टीप्लाई में था वो 2 की पावर 7, या तुम कोई कंफ्यूज करता है वैसे तो कोई इतने से कंफ्यूज होना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहां बचा दूंगा, हर जगह थोड़ा बचा पाऊंगा, कई जगह तो करना ही पड़ेगा। तो a इंटू 2 की पावर 7 निकलना कितना है बेटा? हाँ 128। शाबाश। 2 की पावर 7 होता है 128 इज इक्वल टू 192 बेटा। और a कितना आ जाएगा बेटा? 192 डिवाइडेड बाय 128। हाँ या ना? अब ये जो a है कितना आएगा बेटा? 192 को डिवाइड करो 128 से। कट रहा है कि नहीं कट रहा? कट रहा है। किससे? 2 से कट रहा है। 2 से बड़ा नंबर देखो कोई कट रहा हो? आई थिंक 2 से बड़ा नंबर 4 से भी कट रहा है, और बेहतर है बड़े नंबर से काट लो। ये 4 से जाएगा कितने पे? 3 और 2 32। ये 4 से जाएगा, 4 कुछ 16, 4 4 16, 90 में 16 क्या 3 3 और 3 32, कितने जाएगा? 8 पे, है ना? और कितने जाएगा? 4 से जाएगा फिर से, तो 4 से जाएगा कितने पे? 12। 4 जाएगा कितने पे? 8 पे। फिर 4 से जा रहा है कितने पे? 3 पे। 4 से जा रहा है कितने पे? 2 पे। और a फाइनली आ गया है 3/2। अब लो हमारे पास एपी का, सॉरी एपी कहां से याद रहा है? जीपी का फर्स्ट टर्म आ गया। जीपी का क्या आ गया बेटा? फर्स्ट टर्म आ गया। अब मुझे लगता है मैं इसकी 12वीं टर्म निकाल सकता हूं। मैं इसकी 12वीं टर्म निकाल सकता हूं। तो A12 क्या होगा बेटा? A12 विल बी ए आर की पावर n-1 ही होगा। अब क्या मुझे a पता है? हाँ मैं a निकाल चुका हूं 3/2। क्या मुझे r पता है? r मुझे पहले से पता था कितना? 2। और मैं 12वीं टर्म निकाल रहा हूं तो n कितना है? 12। तो यहाँ क्या होगा? 12 - 1। हाँ या ना? चलिए अब कितना आ जाएगा बेटा? ये 3/2 इंटू 2 की पावर 11। हाँ या ना?
और आपको एक्सपोनेंट पढ़ाया गया है, तो 3 तो एज इट इज रहेगा। और यहां देखो 2 की पावर 11 और डिवाइड में 2 की पावर 1। और एक्सपोनेंट के रूल आपको पता होगा कि अगर दो एक्सपोनेंट जिनके बेस सेम है डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या होती है, माइनस होती है। पावर क्या होती है, माइनस। तो यहाँ क्या आएगा, 2 तो एज इट इज रहेगा और ऊपर वाले की पावर 11 में से नीचे वाले 2 की पावर जो कि 1 है वो माइनस होगी। बोलो हाँ या ना। और 8 12 आ गया है 3 इंटू 2 दी पावर 10। और आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर में आंसर जीबी में छोड़े जा सकते हैं। अब 2 की पावर 10 कौन करेगा, कर सकते हो तो करो, है ना। 2 की पावर 10 करना, 2 को खुद से 10 बार मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। और नहीं कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, यहां छोड़ा जा सकता है आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ पहला सवाल समझ आया नहीं आया, बोलो आगे बढ़े। चलो अब इसका जो दूसरा सवाल है ना दोस्तों, वो कैसे करेंगे जरा देखो। क्या कह रहे हैं, फाइंड दी 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। आपको एक जीपी दे रखी है और कह रहे हैं जीपी की 10वीं और nth टर्म निकालो। बहुत इजी है, देखो ये सवाल तो आपको एक जीपी दे रखा है, जीपी है 5, 25, 125, बोलो है कि नहीं। और जीपी है कि नहीं चेक करो, है। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5। 125 को डिवाइड करेंगे 25 से कितना आएगा, 5। तो क्या देख रहे हो, एक ऐसा सीक्वेंस जहां आने वाले दो लगातार नंबरों के बीच का रेशियो सेम है। और आई थिंक ऐसे ही सीक्वेंस को जीपी कहा जाता। तो जीपी है, तो क्यों विश्वास नहीं कर रहा, उसने बोला था जीपी है, विश्वास क्यों नहीं कर रहा, जीपी है, ठीक है, मैं चेक कर दिया, ठीक है। अच्छा अब जीपी जब मुझे दिख रहा है तो जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, 5। और आई थिंक आपको इसका कॉमन रेशियो भी दिख गया होगा, कितना है, 25 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 5। तो इस जीपी का मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है, इस जीपी का मुझे कॉमन रेशियो भी पता है। मुझे पहला प्रश्न पूछा गया है क्या, इसका 10वां टर्म निकालो। और तुम भी जानते हो मैंने एक फॉर्मूला बढ़ाया है जिससे मैं जीपी का कोई भी nth टर्म निकाल सकता हूं, इस जीपी की कोई भी nth टर्म निकाल सकता हूं। तो n इज इक्वल टू a r की पावर n-1। फिलहाल मैं कौन सी टर्म निकाल रहा हूं, 10वीं। तो 10वीं टर्म में n कितना हो जाएगा बेटा, 10। ये पता है आपको, 5 इंटू में r कितना बेटा, 5। और 5 की पावर n-1, n कितना है, 10-1 कितना है बेटा, 5 इंटू 5 की पावर 9। बोलो। और फिर से एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लगेगी, दोनों का बेस सेम है 5 5 और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्सपोनेंट। तो क्या होगा, पावर ऐड होती है। तो क्या होगा, 5 की पावर इसकी पावर 1 प्लस 9 दैट इज 10। और यहां फिर से आंसर आप पावर में छोड़ सकते हैं। कोई मूर्ख ही होगा टाइम बर्बाद करने वाला, जो लग जाएगा रफ में, पेपर में भी मत करना, यहां आप छोड़ सकते हैं। कोई होता ना 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तब भी साइंस बनता है कि आप उसको सॉल्व करिए। बहुत बड़ी पावर हो गई है और तुम जानते बहुत बड़ा नंबर आएगा, समझदारी है कि वो ऐसे में ही ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। चलिए तो इसकी 10वीं टर्म निकाल दी। अब क्या करना है बेटा, इसकी nth टर्म निकालनी। nth टर्म मतलब वो टर्म जो nवे प्लेस पे। अब वो टर्म जो nth टर्म है या nवे स्थान पे, उसके लिए n क्या है, n ही लेना है। मींस हमें इसका an निकालना है। क्या निकालना है, an निकालना, ठीक है। तो an कितना होता है बेटा इन जनरल, a इंटू r की पावर n-1। हम कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 15वीं, नहीं, हम निकाल रहे हैं nth टर्म। और जब हम nth टर्म निकाल रहे हैं तो n क्या होगा, n ही रहेगा। बोलो हाँ या ना। a कितना बेटा, 5 इंटू r कितना बेटा, 5। और nth टर्म के लिए n कितना है, वो n ही रहेगा, n-1। कुछ कर सकते हो यहाँ पर। अगेन देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस दोनों का कितना है, 5 5, मल्टीप्लाई पावर क्या होंगी, ऐड होगी। तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 प्लस इसकी पावर n-1 कितना आएगा बेटा, 1 से 1 कट जाएगा। और 5 की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n। ये एक्चुअल में क्या है, इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, इसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, जहां हम इस जीपी की कोई भी n पोजीशन वाले टर्म निकाल सकते हैं उसके पोजीशन की मदद से। ये भी ध्यान रखना, पेपर में हो सकता है ऐसा ना बोले कि nth टर्म निकालो, वो या तो बोलता है कि nth टर्म निकालो और नहीं तो कहता है क्या निकाल लो, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला मतलब क्या है, एक फॉर्मूला देना है जो उसकी nth टर्म निकालेगा उसकी पोजीशन की मदद से। देख लो यहां अगर मैं n को 1 लूंगा, 5 की पावर 1, 5 पहला टर्म आ गया। मैं यहाँ 2 लूंगा, जैसे दूसरी टर्म 5 की पावर 2, 25 आ जाएगा। तो क्या है ये, इसका
एक्सप्लिसिट फॉर्मूला नहीं है जहां आप पोजीशन से सीक्वेंस में आने वाली टर्म को निकाल सकते हैं। चले आगे दोस्तों। चलो अब ये देखो, जो 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें एनसीईआरटी वालों ने तारा बनाया है, सच में ये तारे वाला ही सवाल है ना, ये सीधा सवाल है नहीं। बट अब ये सीधा है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, हम इसको कर देंगे। देखो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए मेरे साथ, और चौके नहीं रहना। इस सवाल को अगर समझना है तो बहुत सिंसियरली देखना। कुछ बच्चे मैं देख पा रहा हूँ कि देखते नहीं है, और इस चक्कर में मत रहना कि मैं वहां देख रहा हूं तो मैं तुमको नहीं देख रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख बेटा, अ सीक्वेंस इज गिवन बाय रिकर्सिव रूल। तो कोई सीक्वेंस है, तो कह रहा है एक सीक्वेंस है जिसका हमें क्या दे रखा है, रिकर्सिव रूल दे रखा है। क्या दे रखा है, रिकर्सिव रूल। और आई थिंक आप जानते हो रिकर्सिव रूल का मतलब क्या है, जहां हम सीक्वेंस की किसी n पोजीशन वाली टर्म को बता रहे हैं, निकाल रहे हैं, किससे, उसकी पिछली टर्म की मदद से। शाबाश, ठीक है। कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो एक सीक्वेंस है जिसको हमें दे रखा है किस फॉर्म में, रिकर्सिव फॉर्म में, और हमें कह रहा है कि बताओ विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म 730। तो 730 की कोई टर्म होगी 8वीं 9वीं 10वीं 15वीं, हमें बताना है कि 730 दैट इज 730 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है। पहले तो उस सीक्वेंस को समझो। सीक्वेंस क्या दे रखा है, जो भी सीक्वेंस है उसका T1 मतलब पहला टर्म, उस सीक्वेंस का पहला टर्म T1 कितना है, 2 है। और फिर आगे दे रखा है कि इस सीक्वेंस का वो टर्म जो n+1 पोजीशन पे, Tn+1 का मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस का वो टर्म जो कौन से पोजीशन पे है, n+1 पोजीशन पे है, वो क्या है, वो 3 टाइम्स है किसके, Tn के। मतलब सीक्वेंस का वो टर्म जो n+1 पोजीशन पे है वो क्या है, n पोजीशन वाला जो टर्म है Tn, उसका 3 गुना में 2 कम है। तो आई थिंक यही रिकर्सिव फॉर्म होती है, जहां देखो Tn+1 वाला टर्म निकाल रहे हैं किससे, उससे पिछला टर्म। अब Tn+1 से पिछला टर्म कौन है, Tn, दैट इज अ रिकर्सिव फॉर्म, जहां मैं सीक्वेंस का n+1 पोजीशन वाला टर्म दैट इज Tn+1 को निकाल रहा हूं उससे पिछले टर्म Tn की मदद से, है ना। उस Tn के 3 गुना में 2 कम है। और ये रिलेशन कब चलेगा, जब n क्या हो, 1 और 1 से ग्रेटर। तो मुझे समझ आ गया रिकर्सिव फॉर्म क्या है, कि उस सीक्वेंस का पहला टर्म 2 है और वो टर्म जो n+1 पोजीशन पे है वो n पोजीशन वाले टर्म Tn के 3 गुने में 2 कम है। और ये फॉर्मूला किसके लिए चलेगा, उन सभी टर्म के लिए चलेगा जिन टर्मों का पोजीशन 1 या 1 से ज्यादा है कि नहीं। देखो तो निकालते हैं और फिर बताएंगे, पहले सीक्वेंस तो पकड़ो तब देखते हैं 730 क्या आता है। तो T1 कितना है, T1 तो साफ साफ 2 ही है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब क्या करूंगा, अब यहां n को लूंगा 1, क्योंकि n कहां से चलेगा, 1 से चलेगा, और 1 और 1 से ऊपर जाएगा। तो n क्या लिया मैंने बेटा यहाँ पर 1, तो n लिया 1 + 1 कितना हो गया, ये T2 हो गया ना एक तरह से। जब मैंने n लिया तो उस पर क्या आ रहा है, दूसरा टर्म T2 आ रहा है। फॉर्मूला क्या था, 3t, n क्या लिया आपने 1 लिया है यहाँ, बोलो हाँ या ना। 3 × T1, T1 कितना बेटा 2, माइनस में 2 कितना आ रहा है, ये 3 2 जा 6, 6 में से 2 गया 4 आ रहा है। चलो अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, n को ले लेंगे 2, n को लेंगे क्या 2। अब मैंने यहाँ n को अगर 2 लिया तो ये क्या हो गया 2 + 1, जो कि एक्चुअल में T3 आ रहा है। क्या आ रहा है, T3। बट जब T3 निकालूंगा तो 3 × क्योंकि आपने n क्या लिया है 2 लिया है, तो यहाँ T2 आएगा -2। 3 × T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू क्या है, इससे पिछला टर्म T2 कितना है 4 -2 कितना आ रहा है बेटा, 3 4 जा 12, 12 - 2 10। चलिए शाबाश, एक और निकालते हैं, एक और निकालते हैं, है ना। और थोड़ा फास्ट जाऊंगा, T बता बेटा। अब मैंने n क्या लिया, n में 2 ले चुका था, n आएगा 3। अब जब मैं यहां n को 3 लूंगा तो 3 + 1 4 हो जाएगा, T4 सीधा लिखूं क्या, T4 कितना आएगा 3 T3 -2, तो 3 × T3 कितना है 10 -2 कितना है बेटा 30 में से 2 गया 28। अच्छा तो इतनी मेहनत मैंने करी। अब यहां मेहनत से तो क्या पाया, अब जो सीक्वेंस बन रहा है वो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस का पहला टर्म 2,
सीक्वेंस का दूसरा टर्म 4, सीक्वेंस का तीसरा टर्म 10 और सीक्वेंस का चौथा टर्म 28। और ऐसे करते करते कहीं ना कहीं 730 भी आएगा। और मुझे यही तो बताना है कि 730 कौन सा पोजीशन पे आएगा, तभी तो बताएंगे 730 इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म। बट जब मैंने सीक्वेंस को दिया देखा तो मैं बड़ा निराश हुआ। तुम निराश हुए? क्योंकि मैंने देखा ना तो ये सीक्वेंस क्या है, एपी है। अगर ये एपी होता तो मैं बता देता कि 730 इसकी कौन सी टर्म है एपी के कंसेप्ट से। क्योंकि देखो दो सक्सेसिव टर्मों के बीच का डिफरेंस सेम है क्या, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 4 गया 6, 28 में से 10 जाएगा 18। अच्छा मैंने कहा जीपी होगा, 4 और 2 का रेशो 2, 10 और 4 का रेशो कितना 5/2, 28, 28 और 10 का रेशो 2.8। तो मेरे भाई ना तो ये एपी है ना तो ये जीपी है। अब जब ये एपी नहीं, जब ये जीपी नहीं, तो मेरे भाई तो एपी और जीपी का तो कंसेप्ट यहां लगने से रहा है कि नहीं। तो अब मैं स्मार्ट खेलूंगा, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे भाई इसकी कौन सी फॉर्म पता थी, रिकर्सिव। और ये चीज तुमने अनुभव पहले एक्सरसाइज में भी किया होगा कि जब किसी भी सीक्वेंस की रिकर्सिव फॉर्म देता है तो उसके जब उसमें पूछता है एक टर्म देके कि बताओ कौन सी टर्म है, तो नहीं निकाल सकते। हमने उसकी रिकर्सिव फॉर्म से क्या क्रिएट किया था, उसका एक्सप्लिसिट फॉर्म खुद से क्रिएट किया और तब जाके हम उसकी मदद से निकाल सकते हैं कि दी गई टर्म उस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है। तो मैं इसकी रिकर्सिव फॉर्म से एक्सप्लिसिट फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर एक्सप्लिसिट फॉर्म आ जाएगा तो एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा जो ये बता सकेगा कि इसकी nth टर्म किस रिलेशन से आती है। और अगर ये पता लग गया कि इसकी nth टर्म किस रिलेशन से आती है तो मैं ये भी बता दूंगा कि 730 इसकी कौन सी टर्म है। अच्छा अब उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पैटर्न नोटिस करना पड़ेगा। मुझे पैटर्न नोटिस होने लगा। देखो 2 जो है उस 2 को जरा सोचना, 2 को मैंने ऐसे देखा कि 2 इज लाइक 1 + 1, 2 इज लाइक 1 + 1, दिख रहा है सभी को। अच्छा तो उसका पहला टर्म 2 क्या है 1 + 1, दूसरा टर्म देखो 4 क्या है, दैट इज लाइक कितना 3 + 1, बोलो हाँ या ना। चौथा टर्म क्या है देखो, हाँ ये है 9 + 1, दिख रहा है। और 28 टर्म क्या है, बच्चा क्या, इसमें क्या फर्क पड़ता है, 28 को लिख देता 25 + 3। रुक जा बताता हूं मैंने क्या देखा, क्योंकि जो 1 है ना उसको मैं लिख सकता हूं 3⁻0 + 1। बोलो पहला टर्म क्या है 3⁻0 जो कि 1 आएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। दूसरा टर्म क्या है देखो 3⁻1 + 1, 3⁻1 3 और 3 + 1 4। अगला टर्म क्या है 9 + 1, ऐसे क्यों लिखा, देखो 9 क्या है 3⁻2, बोलो 3⁻2 + 1, 3⁻2 9 और 9 + 1 10। और 27 को लिख सकता हूं क्या 3⁻3, 3⁻3 27 और 27 + 1 28। अब मुझे समझ आने लगे कि क्या पैटर्न चल रहा है, समझ लो बोलो। तो कुछ पैटर्न दिखा कि जब इसकी पहली टर्म निकाल रहा हूं तो वहां 3 की पावर क्या है, उसकी पोजीशन 1 से एक कम, 1 से कम 0 और प्लस में 1, पकड़ा नहीं पकड़ा। जब दूसरी टर्म निकाल रहा हूं तो दूसरी टर्म में क्या है देखो 3 की पावर 2 नहीं है, 2 से कम है, 2 से कम है और प्लस में 1। और जब मैं इसकी तीसरी टर्म निकाल रहा हूं तो 3 की पावर क्या है, जो उसकी पोजीशन है, एक्सप्लिसिट फॉर्म में क्या देखेगा, एक्सप्लिसिट फॉर्म में देखेगा कि n पोजीशन वाली टर्म उसकी पोजीशन से ही कैसे आ रही है। ये तरीका होता है ना एक्सप्लिसिट फॉर्म का। अब देखो उसकी जो तीसरी टर्म क्या है, जब पोजीशन 3 हुई, जब n 3 हुआ तो टर्म क्या है 3 की पावर 3 में से एक कम 2 + 1। और देखो चौथा टर्म क्या है 3 की पावर 4 नहीं, 4 में से एक कम 3 प्लस में 1, है कि नहीं। तो पैटर्न मिला। अब पैटर्न मिला तो मुझे समझ आ गया कि मैं इसकी nth टर्म को लिख सकता हूं किसकी मदद से, उसकी पोजीशन की मदद से। तो मुझे समझ आ गया कि इस सीक्वेंस में इसकी वो टर्म जो n पोजीशन पे होगी, बोले तो nth टर्म होगी, वो कैसी होगी, वहां होगा 3 का पावर क्या, जो पोजीशन है टर्म का n उससे एक कम, दैट इज n - 1 और उसमें +1। समझ आया नहीं आया। और इस तरह से मैंने
जो मुझे सीक्वेंस दिया था उसका रिकर्सिव फॉर्म दिया था, रिकर्सिव फॉर्म से मैंने टर्म निकाली और टर्म का जो मैंने सीक्वेंस लिखा और उस सीक्वेंस को देख के मैंने क्या कर दिया, उस सीक्वेंस का nth टाइम का फॉर्मूला लिख दिया, उसकी पोजीशन की मदद से बोले तो उसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म लिख दी। क्या लिख दी? एक्सप्लिसिट फॉर्म। अब मुझे पता है कि इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म जो किसी भी n पोजीशन पे हो वो कैसे आएगा, वो इस रिलेशन से आएगा, दैट इज 3 द पावर n-1 + 1, है कि नहीं। और फिलहाल मुझे क्या निकालना है कि 730 दैट इज 730 इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है। तो मुझे तो नहीं पता कौन सा टर्म है, तो मैंने माना कि 730 जो मुझे दे रखा है वो इस सीक्वेंस का कोई वो टर्म है जो किसी n पोजीशन पे आता है, दैट इज मैंने माना कि 730 इस सीक्वेंस का nth टर्म है। क्या है? nth टर्म है, बोले एक ऐसा टर्म है जो n पोजीशन पे आता है और वही n मुझे निकालना है, वही n मुझे निकालना है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। चलो बोलो। अब an का फॉर्मूला क्या है बेटा? इस सीक्वेंस, ये ना AP था ना GP था, अगर AP GP होता तो मैं AP का n लिख देता यहाँ पर और वहां से n निकालता। अगर GP होता तो GP का n लिखता, A(r⁻⁻1), ना ये AP था ना ये GP था, पता नहीं क्या था, बट जो भी था मेरे पास उसका रिलेशन मैंने खुद से निकाला है। और मैं जानता हूं कि इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या है, 3n - 3 दी पावर n-1 + 1। तो n को लिखा कितना, 3 की पावर n-1 + 1 इज इक्वल टू 730। बोलो हाँ या ना। ठीक है बच्चा, चलिए अब करेंगे थोड़ा सा मेहनत और ये बिंदी अपने कम कर देता हूं, है ना, जगह चाहिए ना अपने को, बट 3 बिंदी लगाने नजदीक लगा दो। चलिए क्या करेंगे, देखो अच्छा ये 1 यहां जाके माइनस कर सकते हैं, तो 3 दी पावर n-1 इज इक्वल टू ये 1 730 से माइनस होगा तो कितना आएगा बेटा, 729। शाबाश, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, है ना। 3 दी पावर n-1 इज इक्वल टू 729 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करो जरा रफ में जाके। 729 को 729 को किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से कितना जाएगा भाई, 2 12 4 3 जाएगा 8 1 और 81 सब जानते होंगे 3 की पावर 4 होता है, 81 सब जानते हैं 3 की पावर 4 होता है। करूं क्या, बोलो कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो 729 को मैं लिख सकता हूं क्या, 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 6। कुछ लोग बातें कर रहे हैं और इतना गंभीर सवाल चल रहा है, इससे समझ आता है कि तुम लोग सीरियस नहीं हो। और फिर तुम्हारा एक बड़ा प्यारा डालोगे मुझे समझ आया नहीं, जब देखना ही नहीं समझ कहां से आना है। तो कितना हो गया बेटा, 729 इज 3 दी पावर 6। अब तुमने एक्सपोनेंट चैप्टर भी पढ़ा रखा है तुम्हें एक जगह पे, है ना, नंबर वर्ल्ड्स ऑफ नंबर, पता नहीं क्या क्या चल रहा था वहां, है ना। अब तुम देखो ये पूरा एक्सपोनेंट इस पूरे के बराबर है। अब 2 एक्सपोनेंट बराबर है जहां उनके बेस भी क्या है, सेम, मतलब उनकी पावर भी सेम होती है। तो इसकी पावर n-1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 6, और यहां से n कितना आ गया बेटा, ये -1 वहां जाके 6 से ऐड होगा, कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये 730 जो था ये दिए गए सीक्वेंस का 7वां टर्म है। क्या है, 7वां टर्म है, बोले 7वें प्लेस पे आ गया। समझ आया नहीं आया, आया। चलो बोर्ड पे नहीं देखेगा तो कहां से समझ आएगा, गला चिल्ला चिल्ला के गला खरखरा रहा है वो मैं जानता हूं, अब तुम यहां देखने को राजी नहीं है बेटा, कैसे चलेगा। चलो एक अच्छा सवाल मानेंगे भाई, देखो है ना, ये ऐसा सवाल है कि अगर मैंने नहीं बनवा रखा, तुमने नहीं बना रखा पहले से, और ये पेपर में आ गया तो बहुत लो चांसेस है कि तुम इतना सोचेगा कि ये सब जुगाड़ करके भी आंसर निकाले जाते। चलो दैट इज मैथ, है ना। चलो इधर आ जाओ, एक आसान सवाल है अगेन, कह रहा है विच टर्म ऑफ जीपी, एक जीपी दे रखा है, जीपी है 2 6 18 करते करते आगे जाएगा, इज 4374। सीधा सवाल है, कह रहा है ये जीपी हमें दे रखी है, कह रहा है विच टर्म ऑफ जीपी, इस जीपी की कौन सी टर्म है 4374। सीधा सवाल, एक जीपी दे रखा है, एक टर्म दे रखा है, और हमें कह रहा है कि बता
ये ये टर्म जो दे रखा है 4374, ये दी गई जीपी का कौन सा टर्म है? ठीक है, निकालेंगे, आसान है। राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, इसका इस सीक्वेंस का एक्सप्लिसिट फॉर्मूला लिखना है, एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला भी लिखना है। कर देंगे भाई, तो सब कुछ पूछता रहे। तो हमें इस जीपी का nth टर्म निकालने के लिए एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी लिखना है और nth टर्म निकालने के लिए रिकर्सिव फॉर्मूला भी लिखना है। बट उससे पहले ये तो बता कि दिया गया टर्म 4374 इस दी गई जीपी का कौन सा टर्म है? तो मेरे भाई जीपी दे रखा है, देखो जीपी है जरा 2, 6, 18 एंड सो ऑन, दैट इज द जीपी। अब जीपी का सीक्वेंस देख के तुमको फर्स्ट टर्म तो दिख ही गया होगा कितना है इसका 2। इस जीपी का कॉमन रेशियो भी निकाल ही सकते हो, कैसे निकालोगे? 6 डिवाइडेड बाई 2 3। तो जीपी से मैंने उसका फर्स्ट टर्म ए निकाल लिया, जीपी का कॉमन रेशियो निकाल दिया, और मुझे कह रहा है कि 4374 इस जीपी का कौन सा टर्म है? कौन सा टर्म है मतलब इस जीपी के सीक्वेंस पे कौन से पोजीशन पे आता है? तो मुझे तो नहीं पता। तो जब नहीं पता तो मैं मानता हूं कि 4374 इस जीपी का वो टर्म है जो किसी n पोजीशन पे आता हो। बोले तो इस जीपी का nth टर्म मैंने उसको मान लिया। तो मैंने माना कि इस जीपी का nth टर्म है कौन? 4374। और जीपी का मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक जीपी का nth टर्म क्या होता है? a r की पावर n-1। तो an कितना हो जाएगा? a r की पावर n-1 इज इक्वल टू 4374। बोलो हाँ या ना? क्या आपको a पता है? हाँ पता है। a कितना है बेटा? 2। r पता है आपको? हाँ 3। और 3 की पावर कितने बेटा? n-1 इज इक्वल टू 4374। ये 3 की पावर n-1 यहाँ ऐसे रहेगा, और ये 2 जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में था उससे डिवाइड करेंगे किसको? 4374 को। मैं सीधा सीधा डिवाइड करना चाहूंगा। 4 को डिवाइड किया 2 से 2, 3 जाएगा 2 से 1 पे, 1 बचा 17, 8 और ये 7 है कि नहीं? अब क्लियरली ये 3 की पावर समथिंग n-1 में है, तो कोशिश कर कि ये भी 3 की पावर कुछ में आ जाए। तो उसके लिए मुझे 2187 को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। 3 से करता हूं, 3 से जा रहा है, 7 पे गया, 2 पे गया, 9 पे गया, है ना? कितना आया? और अभी मुझे लगता है मैंने पीछे याद करो, पुरानी याद है देखो, अभी मैंने पीछे 729 को पावर में लिखा था। 729 को मैं जब प्राइम फैक्टराइज किया तो 3 की पावर 6 आया था। तो मेरे भाई थोड़ा सा उसका ही इस्तेमाल कर ले। तो यहाँ जो 7329 है तो जान रहा है ये क्या आएगा? नीचे 3, नीचे क्या आएंगी? 6 जीरो आएंगी। क्या आएंगी? नीचे 6 जीरो आएंगी, नहीं आएंगी? बोलो हाँ या ना? 6 जीरो आएंगी, और 6 जीरो करा 6 3 आएंगी, सॉरी 6। हाँ तभी मैं कहा टीना क्यों परेशान है, बट टीना आप समझ गए मेरी बात, मैंने शब्द गलत यूज कर निकल गया मुंह से। क्योंकि 729 हमने देखा था क्या आया था जब प्राइम फैक्टराइज किया था? 3 की पावर 6 आया था, 3 की पावर 6 आया था। तो वही चीज सोचो कि 2187 को करा तो कितना आया? 3 आया। और फिर ये 729 को जब फर्दर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो आप जानते हैं नीचे कितने आएंगे? 3 आएंगे 6 बार, दैट इज 3 की पावर 6 आएगा। अब 3 की पावर 6 और ये 3 की पावर 7 हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं लिखूं यहाँ पर 3 की पावर n-1 और 2187 हो गया 3 की पावर 7। किसी को इस पे संदेह या डाउट? बोलो बच्चा है क्या? आयुष, बच्ची, खनक, कनिष्का। चलिए, तो आप कहते हैं कोई डाउट नहीं, तो आई थिंक हो गया सवाल। यहां देखो दोनों एक्सपोनेंट की वैल्यूज बराबर है, जो 3 की पावर n-1 है उतना ही है 3 की पावर 7, और दोनों के बेस 7 मतलब पावर भी सेम होंगी। n-1 इज इक्वल टू 7, और n कितना आ गया बेटा? 8 -1 यहां जाके साथ में ऐड होगा तो कितना आएगा बेटा? 8 है कि नहीं? तो ये 4374 इस दी गई जीपी का क्या है? 8वां टर्म है। क्या है? 8वां टर्म है। भाई ने और सवाल भी पूछे। भाई ने कहा राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। एक्सप्लिसिट फॉर्म का मतलब क्या है? मुझे एक फॉर्मूला लिखना है जो इसकी कोई भी n पोजीशन वाली टर्म निकाल दे। बोले तो an निकाल दे, किसकी मदद से? उसकी पोजीशन n की मदद से। तो बेटा जीपी का फॉर्मूला लगा, ये जीपी था। an क्या होता है जीपी का? a r दी पावर n-1। a कितना बेटा? 2। r कितना है? 3। और फिलहाल तू कौन सी टर्म निकाल रहा है जीपी की? n टर्म ही निकाल रहा था, n नहीं रहेगा।
ले, ये आ गया इसका क्या, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। देख लो भाई, अगर नहीं विश्वास आता, अगर मैं यहां ए को 1 लूंगा, एन को, सॉरी ए को नहीं, एन को 1 लूंगा, कितना आएगा 2, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 3 की पावर 0 1, 1 इंटू 2, पहला टर्म 2 आ गया, है कि नहीं। तो अगर यहां क्या लेता, तो यहां एन को 2 लेता तो दूसरी टर्म आ जाएगी, देख ले, 2 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 1, कितना आएगा 2 माइनस 1 1, 3 की पावर 1 3, 3 टू जा 6। तो आगे एक्सप्लिसिट रूल, जहां उसकी उस सीक्वेंस की हम कोई भी टर्म निकाल पा रहे हैं उसकी पोजीशन की मदद से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा छोटी, आप थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिए बेटा। चलिए, अब कौन मेरा बालक है जो बताएगा इसकी रिकर्सिव फॉर्म, लिख सकते हो इसकी रिकर्सिव फॉर्म। देखो रिकर्सिव फॉर्म क्या दिख रहा है आपको, आर नहीं दिखा 3 है, हर अगला टर्म पिछले से 3 टाइम से, 3 टाइम से, क्या है 3 टाइम से। तो इसकी ये तो हो गया इसका एक्सप्लिसिट फॉर्म, और इसकी रिकर्सिव फॉर्म क्या होगी, लिख देना पेपर में कि हमने ये क्या निकाला है, एक्सप्लिसिट फॉर्म और फिर रिकर्सिव फॉर्म, लिख देना। द एक्सप्लिसिट फॉर्म इज, यहां लिखोगे द रिकर्सिव फॉर्म इज। अब रिकर्सिव फॉर्म क्या आ रही है बेटा, a1 पहला टर्म कितना है 2, है कि नहीं, पहला टर्म है 2, और वो टर्म जो n+1 पोजीशन पे, किस पे, n+1 पोजीशन पे है, वो क्या है, इस n+1 वाली टर्म से जो पिछला टर्म है an, उसका क्या है 3 टाइम से, क्या है 3 टाइम से। और यहां n कहां से कहां तक लेना है, n1 और 1 से बड़ा लेना है। देखो आ गया, इससे भी मैं सीक्वेंस को लिख सकता हूं, a1 कितना आएगा 2, मुझे दूसरा टर्म निकालना है तो मैं n को क्या लूंगा 1। अब जैसे ही मैं n को यहां 1 लूंगा तो क्या होगा, a1+1 क्या आएगा, n 1 लेने पे दूसरा टर्म आ रहा है a2, a2 कितना आएगा 3 इंटू a1, a1 कितना है 2, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। मुझे अगर तीसरा टर्म निकालना होगा तो मैं n2 लूंगा। अब मैं जैसे n2 लूंगा तो 2+1 तीसरा टर्म आ रहा है 3 इंटू, यहां क्या लेगा, तूने n2 लिया था, a2 कितना है 6, 6 फिर अगला टर्म a3 18 आ जाएगा, है कि नहीं, अरे बोलो। चलो, तो आप हाँ बोलते इतना अच्छा, तो मैं हाँ ही मानूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। कनिष्का बेटा समझ आ रहा है आपको, दिव्या, विद्या, सबको समझ आ रहा है। चल ये सवाल देखिए, ये सवाल भी बहुत अच्छा है, ये सवाल भी बहुत अच्छा है, मैं पानी पीना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ध्यान से सुनना भाई। देखो जैसे इस सवाल में बॉल बाउंस हो रही है, ऐसे ही हो सकता है कि सवाल जो समझा रहा हूं वो भी तुम्हारे दिमाग से बाउंस हो जाए, है ना। इसीलिए मैंने कहा बोर्ड पे देखना, कुछ लोगों को भटकने की आदत बहुत तेज है ना, सुनते सुनते पता नहीं कहीं ना कहीं भटक ही जाता। चलो 5वां क्वेश्चन देखो, कहता है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर। सुनना, सोचना, एक बॉल है, उसको 80 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया, गिराया गया, ठीक है, इतना समझ आया। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड, और ग्राउंड को हिट करने के बाद इट बाउंस बैक, वो बाउंस करती है। तो जब ये ग्राउंड को हिट किया, सपोज यहां ग्राउंड को इसने हिट किया, और जब ये ग्राउंड को हिट करती है तो ग्राउंड को हिट करने के बाद ये बाउंस बैक करती है, कितना 60% ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट फेल। कितने हाइट तक जाती है वापस, जिस हाइट से गिराया गया था उस हाइट के 60% हाइट तक ये वापस चली जाती है, हाँ या ना। अब दिमाग लगाओ, जब पहला टप्पा खाया, दैट इज फर्स्ट बाउंस, तो कितनी हाइट पे जाएगी, इस 80 का कितना परसेंट, 60%, कितना 60%, कितना बोलो, इस 80 का 60%, है ना। बट अभी निकाल लेंगे, बट सवाल समझ आया नहीं आया कि एक बॉल को 80 की हाइट से 80 मीटर से फेंका गया, और जब वो ग्राउंड को हिट करती है तो वो बाउंस करती है कितनी हाइट तक, 60% ऑफ द हाइट फ्रॉम वेयर इट वाज लेफ्ट, जहां से उसको छोड़ा गया। मतलब अगर मैं 80 का 60% निकाल दूं तो मुझे क्या आ जाएगा, वो हाइट आ जाएगा जिस हाइट तक वो बाउंस होने के बाद गया। फिर आगे क्या कहते हैं, इट कंटिन्यू बाउंसिंग इन दिस वे, और इस तरह से लगातार बाउंस करती है, फिर इस हाइट से आएगा,
फिर वो सेकंड बाउंस लेगा, और सेकंड बाउंस लेने के बाद कहां जाएगा, फिर एक हाइट तक जाएगा। ये हाइट क्या होगा, जो पहली बाउंस लेने के बाद जिस हाइट तक गया था उसका 60%, क्योंकि जब सेकंड बाउंस हुआ तो कहां से आया था, इस वाली हाइट से आया था, है कि नहीं, उसका 60%। और इस तरह से वो क्या करती है, हर बार जब टप्पा खाती है तो पिछली हाइट जहां से वो फॉल कर रहा है उसका 60% हाइट वापस बाउंस करके ऊपर चला जाता है। ये बड़ा प्यारा सवाल। चल, कहता व्हाट डज द बॉल रीच आफ्टर फिफ्थ बाउंस। कह रहा बताओ पांचवा टप्पा खाने के बाद या पांचवा बाउंस लेने के बाद बताइए बॉल किस हाइट तक गया। सोचो, चलो करते। 80 को तो अलग ही रखो, 80 को तो अलग रखो, क्योंकि 80 का जो मामला है वो पहले बाउंस से पहले है कि नहीं। तो हाइट आफ्टर फर्स्ट बाउंस, बोलो बच्चा पहले बाउंस के बाद हाइट क्या होगी, क्योंकि पहले बाउंस के से अगर पहले देखो तो उसको 80 की हाइट से छोड़ा गया, तो पहले बाउंस के बाद कितनी हाइट तक जाएगा, इस 80 का 60%। और थोड़ा फास्ट बना, रफ में जाके करूंगा, 60% ऑफ 80 ना, और जब मैं परसेंटेज हटाऊंगा तो बार बार 60% क्या लिख रहा है, दैट इज 60% इज 60/100। काटूंगा तो कितना आएगा, 6/10। फ्रैक्शन में जो 60% है, 60% फ्रैक्शन में क्या है, 6/10, दैट इज 6/10 ऑफ 80। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं। तो सीधा लिखते यहां पर, तो फर्स्ट बाउंड के बाद कितनी हाइट पे जाएगा, 6/10 टाइम किसका, जहां से फेंका गया था। बोलो हाँ या ना, काटो इसको, कितना आएगा 40। चलो, तो समझ आया कि पहली बाउंस के बाद किस हाइट पे गया बेटा, 48 मीटर हाइट तक चला गया, और फिर 48 मीटर हाइट से नीचे गिरा होगा, और तब उसने सेकंड बाउंस लिया होगा, और सेकंड बाउंस के बाद कहां जाएगा, अरे सेकंड बाउंस कहां से लिया है, इस हाइट से लिया है ना, जो फर्स्ट बाउंस की हाइट थी। इसका 60% बोले तो 60% इज 60/100, दैट इज 6/10 फ्रैक्शन ना। तो हाइट आफ्टर सेकंड बाउंस क्या होगा बेटा, 6/10 टाइम्स किसका, 48 का। अबे जीपी नहीं बन रहा कि हर बार बराबर बराबर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, नहीं समझे। ये क्या है 6/10, ये आर है, ये क्या है आर है, क्यों निकालने में टाइम बर्बाद कर रहा है ना। तुझे समझ नहीं आया, ठीक है। कितना आया, कितना है बेटा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, 6 8 जा 48, 48 का 8 कैरी 4, और 6 4 जा 24, 24 and 4 28 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 28/8 मीटर। बोलो हाँ या ना। बट सारे टर्म निकाल के तुम क्या सोच रहा भैया 5वें तक ऐसे जाएगा, भैया बेवकूफ नहीं ऐसे जाएगा, भैया ने पकड़ लिया क्या है, ये जीपी बना रहा है ना। तो देखो यहाँ जीपी बन रही है, क्या बन रही है यहाँ पर, जीपी। और 80 से स्टार्ट नहीं करेंगे, कुछ बुक वाले इसको 80 से करें, हम 80 को अलग रखेंगे, हम 80 को अलग रखेंगे, बताऊंगा उसके क्या फायदा है। अब मुझे बताओ, वो मेरे दिमाग में है कि पहला टप्पा कहां से लिया था, 80 से, बट बात करो कि फर्स्ट बाउंस के बाद कितनी हाइट पे गया था, 48 में, है कि नहीं। या 80 से भी स्टार्ट करना कर सकते हो, बट 80 से मत करो, बताना क्यों, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा बाउंस के बाद कहां गया, 48 का कितना टाइम्स, 6/10 टाइम्स। समझना, जो दूसरा था वो क्या था, वो 6/10 था, किसका, 48 का। सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तुम जानते हो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रेशियो कितना आएगा, वही 1/6/10 ही आ जाएगा, 6/10 ही आ जाएगा, जो तो बार बार मल्टीप्लाई कर, है कि नहीं। तो अगला कितना बेटा, जिसको तुम 28.8 लिख रहा है, कायदे से तू जान रहा है वो क्या है, 6/10 टाइम्स है किसका, 48 का, हाँ या ना। अब इसी प्रकार से तू जानता है अगला टर्म कितना आएगा, जो पिछला आ चुका है, कितना, 6/10 इंटू 48, इसका 6/10 टाइम, है कि नहीं, ऐसे चलेगा। अब तो बताइए जीपी है कि नहीं है। अब मुझे समझ आ गया कि इस जीपी का पहला नंबर क्या है, ये वो हाइट है जो पहले बाउंस के बाद आ रही है। इस जीपी का दूसरा टर्म क्या है, ये वो हाइट है जो सेकंड बाउंस के बाद आ रही है। और इस जीपी का तीसरा टर्म क्या है, ये वो हाइट है जो तीसरे बाउंस के बाद आ रहा है। और तुझे क्या निकालना है, वो हाइट जो 5वें
बाउंस के बाद होगा। तो दिमाग लगाए, इस सीक्वेंस का क्या निकाल दे, पांचवा टर्म निकाल दे। इस सीक्वेंस का क्या कर दे, पांचवा टर्म निकाल दे। जो इस सीक्वेंस का जो पांचवा टर्म होगा दैट इज द हाइट आफ्टर द फिफ्थ बाउंस। फिफ्थ बाउंस क्या निकालेंगे, A5 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे भैया, A5। ठीक है, इस सीक्वेंस का पांचवा टर्म निकाल रहे थे, मैं जानता हूं इस सीक्वेंस का पांचवा टर्म ही वो हाइट है जो पांचवें बाउंस के बाद आएगा। ठीक है नहीं, अरे देखो ना, पहला टर्म क्या है, वो हाइट 48 क्या है, वो हाइट जो पहले बाउंस के बाद आई थी। इसको मैंने लिखा नहीं, इसको अगर पूरा लिख दूं ढंग से, ये क्या है, बट मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि आपको आर दिख जाए, क्योंकि आपको आर दिख जाए, क्योंकि पॉइंट में आर दिखेगा नहीं प्यार से, है ना। और ये कौन सी हाइट है, ये वो हाइट है जो सेकंड बाउंस के बाद है। ये हाइट कौन सी है, थर्ड बाउंस के बाद है। मुझे कौन सी हाइट चाहिए, पांचवें बाउंस के बाद। अब ये जो हाइट आ रही है हर बाउंस के बाद, ये क्या बना रही है, जीपी बना रही है। तो मैंने कहा कि इस सीक्वेंस में पांचवा टर्म क्या है, दैट इज द हाइट आफ्टर द फिफ्थ बाउंस। तो A5 निकाल, A5 कितना होगा, A R की पावर n-1, बोलो हाँ या ना। A कितना बेटा इसका 48, R कितना बेटा इसका 6/10, 6/10 दैट इज 0.6, बट 6/10 को बेहतर रहेगा। और n क्या होगा बेटा, 5 माइनस, बोलो बच्चा 5 माइनस 1 है कि नहीं, बोलो कितना आएगा, A5 हो जाएगा 48, 6/10, 5 में से 1 गया दैट इज 4। हाँ या ना, या तो इसको यहीं छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप इसको यहां छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो सॉल्व कर लो। क्या करेंगे, 48 10 की पावर 4 कितना होगा 10,000, और 6 की पावर 4 करना, 6 6 36 है ना, और अगला 6 6 36, यही तो होगा। हाँ कितना 1296 है ना, सुबह वाली क्लास में हमने निकाल दिया था ये। ठीक है 1296 कर लेना, 6 की पावर 4 कितना आएगा बेटा, ये आएगा 48 इंटू कितना 0.1296, और जब हमने इसको सुबह इससे मल्टीप्लाई किया था हमारा कैलकुलेटर क्या है। और मैं आपको आप ऊपर ही छोड़ दीजिए, आपको क्या करिए, इसको ऊपर ही छोड़ दीजिए, पेपर में कैलकुलेटर लेके बैठा रहेगा तो कहाँ गया, कुछ इसका कैलकुलेटर कहाँ गया, इसको दिख रहा है कैलकुलेटर, तो ऐप खुल गया कैलकुलेटर, ऐप थोड़ा खोलना, बोर्ड पे ही कैलकुलेटर आता ना, पता है किसी को, टूल 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 कैलकुलेटर दिख रहा है किसी को यहाँ, ये ऑल में आ जाएगा ना कैलकुलेटर, है ना। तो कितना था दोस्त, कितना है 48 इंटू 0.1296, ये आंसर आ रहा था 6.22, आगे क्या लिखा 0.8 6.22 मीटर। बस 2 डेसिमल तक बहुत है यार, सारे लिख दोगे क्या, तो इतनी हाइट तक जाएगा। और मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो इतना नहीं करना है, अगर पेपर में आया तो आप जस्ट इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, आप लिखना इतनी मीटर हाइट तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया कि नहीं आया, बोलो आगे चलें। अच्छा, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, इसका सेकेंड पार्ट भी, इसका सेकेंड पार्ट भी है। मुझे उसके लिए बुक दे दो, मुझे उसके लिए बुक दे दो, मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना। चलो फिलहाल तो यहाँ साथ में पढ़ लो, बट फिर मैं समझाता हूँ आगे। देखो यहां देखो, कहता व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस द बॉल हैज ट्रेवल बाय द टाइम इट हिट द ग्राउंड फॉर द 6th टाइम। क्या समझ आया, कह रहा बताइए बॉल ने टोटल कितना वर्टिकल डिस्टेंस तय कर लिया उस समय तक, किस समय तक, जब वो 6th बाउंस ले रहा है, जब वो क्या कर रहा है, छठा टप्पा खा रहा है, जब वो 6th टप्पा खा रहा है, गया नहीं, ठीक है। और छठा टप्पा कब खा रहा है, 5वां टप्पा खाया होगा, ऊपर गया होगा और फिर नीचे आया होगा, तब छठा टप्पा खाया होगा, है कि नहीं। अच्छा सवाल समझ रहे, व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस द बॉल हैज ट्रेवल, बताइए बॉल ने टोटल कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया बाय द टाइम, उस वक्त तक, इट हिट द ग्राउंड फॉर द 6th टाइम, जब वो ग्राउंड को छठे बार टक्कर या टप्पा खा रहा है। जरा देख यहां देख सेकंड, भाई देखो बॉल कहां से फेंका गया था, तभी मैंने 80 मीटर का रखा था, बॉल 80 मीटर की हाइट से फेंका था, ठीक है। तो
जब 80 मीटर की हाइट से फेंका था तब इसने पहला टप्पा खाया था ना, है कि नहीं? तो पहला टप्पा खाने तक वो कितना डिस्टेंस कट करते थे? 80, वो तो रहेगा रहेगा। और जब वो पहला टप्पा खाया था तो कितना ऊपर गया था? इस 80 का 6/10 फ्रैक्शन, दैट इज 60%, जो कि हमने निकाला कितना? 48। कितना? 48। और फिर सुनना, 48 को 80, ये तभी मैंने 80 को रखा कैलकुलेशन से। ये कहानी में बहुत अलग है, जीपी में जा नहीं रहा है। पहला टप्पा खाया यहां पर, उसके लिए कितना नीचे आया? नीचे वर्टिकली 80। बट जब पहला टप्पा खाया तो कितना ऊपर गया? 48। और फिर 48 नीचे भी तो आया होगा, तो ये डिस्टेंस लेगा 48 प्लस 48। अच्छा, फिर जब दूसरा टप्पा खाया कितना गया? 20.8, जो कि इसका 6/10%, दैट 6/10 फ्रैक्शन या परसेंटेज में 60% था। अब मुझे इसकी बताओ, फिर ऐसा तीसरा टप्पा खाया था, है ना, कुछ ऊपर गया होगा, चौथा और पांचवा। छठे तक जाओगे? नहीं, बोलो। क्योंकि अरे भाई, जब छठा टप्पा खाएगा तो पांचवा टप्पा खा के ऊपर गया और फिर नीचे गया। अब छठे टप्पे का ऊपर की बात कर ही नहीं है। कौन सा डिस्टेंस निकालना है? जब वो 6 टप्पा खाया, छठा टप्पा खाया। अब छठे टप्पे की अगर बात करूं, कितना डिस्टेंस तय कर दिया? ये 80 लेना है मुझे। पहले टप्पे के बाद जो 48 ऊपर गया, 48 नीचे आया, ये जोड़ना है। सेकंड टप्पे के बाद जो ऊपर और नीचे गया वो जोड़ना है। थर्ड टप्पे के बाद ऊपर जो नीचे गया वो जोड़ना है। और पांचवें टप्पे के बाद जो ऊपर गया फिर नीचे भी तो आएगा पांचवें टप्पे के लिए, और फिर पांचवें टप्पे के बाद ऊपर और नीचे आया, वो छठा टप्पा था, है कि नहीं? तो मुझे क्या समझ आया? मुझे सिर्फ सम करना है क्या? जीपी की कौन सी टर्म तक का? पांचवी टर्म तक, और उसका भी दुगना करना है, उसका भी दुगना करना है, क्योंकि उसमें ऊपर भी गया और नीचे भी गया, और साथ में ये 80 जोड़ लेना है। साथ में क्या करना है? 80 जोड़ लेना। समझ आया नहीं है? बोलो बोलो। तो मेरा जीपी क्या था? जीपी ये था मेरा, पहला था 48, पहला टप्पा के बाद 48 ऊपर गया था। बट सोचो, 48 ऊपर गया था, 48 नीचे भी तो आया होगा, वो नहीं जोड़ेगा वर्टिकल डिस्टेंस में। अगला कितना है? 6/10 किसका? 48 का। और ये ऐसे चलेगा। और मुझे पूछ रहा है कि वर्टिकल, सुनना, वर्टिकल डिस्टेंस, है ना, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बिफोर या टू द टाइम, वर्टिकल डिस्टेंस टू द टाइम ऑफ 6th हिट। 6th कौन सा? जब ग्राउंड को क्या कर रहा है? 6 हिट लिया है। ग्राउंड को क्या लिया है? 6 हिट लिया है कि नहीं? बट सोचो, जो ग्राउंड को 6 हिट लिया है मेरे बेटा, तो वो ऊपर नहीं गया है, वो ऊपर नहीं गया है, वो पांचवा टप्पा खा के ऊपर गया था और उसका डिस्टेंस नीचे आया था और हो गया था 6 टिप। टिपिस टिप्पा। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो इस 80 को तो ऊपर गया है, नीचे नीचे आया था ये 80, बोलो, है कि नहीं? और सम किसका? इस सीक्वेंस के 5 टर्मों का। किसका? सिर्फ 5 टर्मों का, दैट इज S5। कितना? S5। बट इस S5 में तुम जानते हो ऊपर भी और नीचे भी आया, तो इसका दुगना। ये करना है, ये आपको करना है। और थोड़ा ये रखो, मैंने आपको SN का फॉर्मूला लगाया। अच्छा, इस क्वेश्चन में R कितना है मेरे बेटा? A आपका है 48, R आपका है 6/10, जो कि है 0.6। बोले तो 1 से छोटा, 1 से छोटा। और मैंने आपको SN का फॉर्मूला दिया, जब 1 से R 1 से छोटा होगा तो SN का फॉर्मूला कितना है बेटा? A ब्रैकेट में R की पावर n-1 अपॉन में R-1। ये कब लगाना है? उन सवालों के लिए जहां कॉमन रेशियो 1 से कम है, 1 से। इसका उल्टा है? हाँ, उल्टा कर दिया क्या मैंने? सही कह रहा है। जब R, क्योंकि हमारे यहाँ R क्या है बेटा? 1 से लेस है, तो फॉर्मूला रहेगा A 1 माइनस R की पावर n, क्योंकि R 1 से छोटा है, तो R 1 से छोटा तो उसकी पावर भी उससे छोटी आएगी, तो 1 बड़ा होगा और ये नंबर छोटा आएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। और नीचे भी क्या हो जाएगा? 1 माइनस R, क्योंकि 1 माइनस R, क्योंकि R 1 से छोटा तो वो पॉजिटिव ही आ जाए, है कि नहीं? इसलिए ऐसा करते। तो लिखो, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं छोड़ देंगे। 80 + 2, फॉर्मूला लगाओगे कौन सा बेटा?
ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाय माइनस 1 माइनस आर, बोलो हाँ या ना। 80 प्लस 2 ब्रैकेट में ए कितना बेटा 48, 1 माइनस आर कितना बेटा 0.6, बोलो, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 5, बोलो, और डिवाइड बाय 1 माइनस 0.6, और तुम इसको यहीं छोड़ सकते हो, तुम इसको यहीं छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 80 प्लस 2 जितना सॉल्व होगा सिर्फ उतना करो। अब 0.5 की पावर 0.6 की पावर 5 कर सकते हो, और बहुत नंबर जाएगा, उतना कॉम्बिनेशन से छोड़ना नहीं, अब छोड़ दीजिए इसको यहीं पे 1 माइनस 0.6 की पावर 5, बट जो सॉल्व हो से उतना सिंप्लीफाई कीजिए। 1 में से 0.6 गया कितना 0.4, एंड दैट इज द टोटल डिस्टेंस जो उसने तय किया है। कब तक, जब वो अपना 6 बाउंस ले रहा है। 6 बाउंस ले रहा है मतलब 6 बार हिट किया, 6 बाउंस लेना नहीं बोला, बाउंस लिया नहीं, सिर्फ जस्ट 6 हिट किया, हिट करके जब जाएगा ऊपर तो वो 6 बाउंस होगा ना। समझ आया नहीं आया, बोलो आगे चले। चलो 2 सवाल और चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, तो पूरा खत्म करेंगे, टेंशन मत। यहां देखो, ये सवाल तो मुझे लगा तुम खुद से कर सकते हो, फिर मैं कराया था फटाफट। देखो उसने कहा विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है 28 128। अब देखो ये सीक्वेंस मुझे तो दिख गया है जीपी है, आपको दिखा 2 2√2 4, और ये सोन चलता रहेगा, और कहीं ना कहीं 128 आएगा। अगर बताओ कौन सा टर्म है। देखो ये जीपी है बेटा, आपको नोटिस कीजिए 2√2 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 कट गया, कितना रहा है √2, और 4 को डिवाइड करूंगा 2√2 से, कितना आएगा 2 से जाएगा 4, 2√2 रैशनलाइज करना सिखाया है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है। कैसे सिखाया रैशनलाइज करना, एक ही टर्म है नीचे, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, कितना आएगा 2 इंटू √2, 2√2, √2 इंटू √2, √2 का स्क्वायर होता है 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया √2। तो क्या देख रहे हैं, इसमें आने वाली 2 लगातार टर्मों का रेशियो सेम है, दैट इज इट इज द जीपी। और कॉमन रेशियो आपको दिख गया हो, क्या है कॉमन रेशियो, जो रेशियो बराबर आ रहा है, कितना है वो रूट। चल आसान सवाल है, तो आप खुद से कर सकते थे। चलिए क्या क्या पता आपको, जीपी का फर्स्ट टर्म 2, जीपी का कॉमन रेशियो 2√2, हाँ या ना, जीपी का कॉमन रेशियो 2√2, शाबाश। और मुझे निकालना है कि 128 इसका कौन सा टर्म है, भाई मुझे नहीं पता कौन सा टर्म है, मैंने माना 128 इस जीपी का nth टर्म है, और एक जीपी का nth टर्म क्या होता है, ए आर की पावर n-1 इक्वल टू 128। ए आपको पता है क्या 2, क्या आपको आर पता है, हाँ √2 की पावर n-1, 128 2 की पावर कितना होता है भाई 4 8 16 32 64 7, 2 की पावर 7 इज 128, 2 2 4 4 2 8 16 32 64 एंड 6 तक पहुंच गया, और 7वें पे 64 का दुगना होता है 128। चलो अब यहां देखो क्या करने वाले, √2 की पावर n-1, √2 की पावर n-1, 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये 2 यहां डिवाइड में आ सकता है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की पावर क्या होगा, 2 की पावर 7 में से पावर 1 जाएगी 6, जानते हो ना एक्सपेरिमेंट का रूल, बेस सेम डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस होगी, ऊपर वाली की पावर 7 में से नीचे की पावर जो 1 है माइनस होगा 2 और 6। अच्छा मैंने आपको कई बार बताया है √x का मतलब क्या होता है, किसी का भी रूट मतलब उसकी पावर हाफ है, उसकी पावर हाफ है, रूट इज नथिंग दैट इज पावर हाफ, तो 2 का रूट मींस 2 की पावर हाफ और उसकी पावर n-1। और फिर मैंने आपको ये रूल बढ़ाया है कि a की पावर n और उसकी पावर m क्या होता है, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, बोलो हाँ या ना। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर हाफ इंटू पावर हाफ इंटू n-1 कितना हो जाएगा n-1 इंटू 1, दैट इज n-1/2, हाँ या ना। क्या दिख रहा है, दोनों का बेस सेम,
पूरे पूरे एक्सपोनेंट की वैल्यू सेम है, क्या होगा, पावर सेम हो जाएगी, पावर सेम। n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6, n माइनस 1 कितना आएगा बेटा, 2 इंटू 6 12, और n कितना आ जाएगा, ये -1 वहां जाके ऐड होगा, दैट इज 13। मतलब ये जो 128 है ये इस सीक्वेंस या जो कि जीपी है उसका 13वां टर्म है, बोले तो 13th टर्म है, बोले तो 13वें स्थान या पोजीशन पे आता है इसके सीक्वेंस पे। ठीक है, चलो लास्ट सवाल जो कि फिर से मस्त सवाल है, ध्यान देना, दैट इज अ मस्त सवाल। भाई का नाम है मस्त सवाल, सच में दैट इज अ मस्त सवाल। अभी तुम्हें दिख जाएगा क्यों मैंने कहा ये मस्त सवाल, तुमको उसमें मस्त खोपड़ी भी लगानी पड़ेगी। सुनना, ध्यान देना, हम थोड़ा ऊपर चले गए टाइम में, बट ठीक है, हमें खत्म करना है, हमें ये खत्म करना है। कोई सेंस नहीं बनता कि हम एक सिंगल सवाल अलग से पढ़ाए, बच्चे वेट कर सकते हैं वाले। एक्सरसाइज 8.3 का लास्ट क्वेश्चन 7, दैट इज बढ़िया सवाल। कह रहा है इन फिगर 8.12 दिख रहा है, सो स्टेज 0 to 3 ऑफ आ, पता नहीं क्या पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं इसको, श्रीपिंस्की कुछ भी होता है, छोड़ो, ये जो यहां दिख रहा है यही है। इतनी अंग्रेजी मेरी भी ठीक नहीं है भैया, ठीक ही बात, सीधी बात। इन फिगर 8.12 कह रहा है स्टेज दिखा रखा किसका, ये जो प्रिंसिंग की जो स्क्वायर होता है कारपेट का, इसकी स्टेज दिखा रही है, स्टेज 0 से लेके स्टेज 3 तक। अब जो आगे बढ़ूंगा उसको ध्यान रखना, उसके नाम में इतना नाम नहीं। कह रहा है स्टेज 0, सुनना, ऑफ दिस फ्रैक्टिकल इज अ स्क्वायर शीट ऑफ अ पेपर। हाँ, स्टेज 0 में क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर शीट दिख रही है किसकी, पेपर की। हाँ समझ आया, समझ आया मेरी बात ना, आंखें खोल के सुनना, ठीक है। ये स्टेज 0 है। अब उसका क्या कहता है, टू कंस्ट्रक्ट द स्टेज 1, और कह रहा है स्टेज 1 बनाने के लिए ईच साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की जो प्रत्येक साइड है इस ट्राइसेक्टेड, ट्राइसेक्ट तो 3 बराबर भागों में बांटा, और स्टेज फर्स्ट को बनाने के लिए उसकी हर साइड को क्या करा है, ट्राइसेक्ट किया है। जैसे ये वाली साइड को क्या किया, ट्राइसेक्ट किया, हो गया 3 बराबर हिस्से, हाँ या ना। इसी प्रकार से ये वाली साइड को भी ट्राइसेक्ट किया, देखो 3 बराबर हिस्से हो गए। इस वाली साइड को भी क्या किया, ट्राइसेक्ट किया। बाइसेक्ट होता है 2 बराबर हिस्सों बांटना, ट्राइसेक्ट होता है 3 बराबर हिस्सों बांटना। और ये वाली साइड को भी क्या किया, ट्राइसेक्ट किया, हाँ या ना। अच्छा, तो कह रहा है इसकी स्टेज 1 बनाने के लिए क्या किया गया है, उसके स्क्वायर की हर साइड को क्या किया गया, ट्राइसेक्ट किया, एंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अपोजिट साइड, और जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है किसके, अपोजिट साइड्स के, उनको क्या कर दिया, आपस में ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करके क्या हुआ, ये बना, दिख रहा है, बोलो, ठीक है। अच्छा, ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन टू ऑब्टेन 9 स्मॉलर स्क्वायर। ऐसे करने से क्या हुआ अपने को, 9 दिख रहे हैं, 9 छोटे स्क्वायर मिले, 9 क्या मिले, छोटे स्क्वायर मिले, ठीक है, 9 छोटे स्क्वायर मिल गए। आगे उसने क्या कहा, एंड द सेंटर स्क्वायर इज देन रिमूव, और ऐसे 9 स्क्वायर मिले, उसमें से क्या करा, फिर सेंटर स्क्वायर रिमूव कर दिया, ठीक है। जो आपको यहां भी दिख रहा होगा, सेंटर स्क्वायर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब जब सेंटर स्क्वायर रिमूव कर दिया तो क्या बच गया, सिर्फ 8 स्क्वायर बच गए, बोलो। एंड द 8 स्मॉलर स्क्वायर आर रिटेन्ड, और क्या मिले आपके पास, सिर्फ रिटेन मतलब बच गए, सिर्फ क्या बचे, सिर्फ 8 स्मॉल स्क्वायर बच गए, लीविंग अ स्क्वायर होल इन द सेंटर, और बीच में क्या बन गया, एक स्क्वायर होल बच गया, ठीक है। द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड ऑन द 8 स्मॉलर शेडेड रीजन, और यही प्रोसेस किस पे किया गया, ये 8 जो स्क्वायर बच गए इन पे किया गया। कैसे, वही इसकी भी साइड को क्या किया, ट्राइसेक्ट किया गया होगा, समझ लो, फिर इनको मिलाया गया, दिख रहा है। और फिर क्या किया, जो 9 स्क्वायर बने, 9 में से सेंटर वाला समझ लो हटा दिया। अब मैं सब जगह नहीं करूंगा, ये इसने सम में किया, किसमें किया, सम में किया, किसमें किया, सम में किया। यहां भी किया होगा, इसकी भी क्या करा, समझ लो, साइडों को ट्राइसेक्ट किया, 9 स्क्वायर बचे, सेंटर वाला हटा दिया। सेम यहां पर, सेम यहां पर, सेम यहां पर, सब जगह ऐसा किया। और फिर रुकेगा नहीं,
फिर ये देख रहे हैं, यस क्या मिला, समझ लो, ये तो स्टेज 2 हो गई ना। अब स्टेज 2 क्या क्या कर रहा है, स्टेज 3 में दिख रहा है क्या कर रहा है कि वहां पर भी जो हर स्क्वायर बच रहा है, जैसे एक स्क्वायर बचा, क्या किया, इस पर ट्राइसेक्ट किया, दिख रहा है, मिलाया और सेंटर वाला हटा दिया, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। अब सवालों पे आ जाते हैं, और ऐसा करता जा रहा है, कह रहा है ऐसा करता जा रहा है। चलो अब यहां आ जाओ सवालों पे, कह रहा है हाउ मेनी रेड स्क्वायर आर देयर इन द स्टेज 0 to 3, कि जो स्टेज 0 से 3 तक बताओ कितने रेड स्क्वायर थे, कितने रेड स्क्वायर थे। अब मैं यहां नहीं बनाऊंगा, थोड़ा यही देख लेना, या बना दो फटाफट, यहां पर इजी हो जाएगा, बट मुझे जगह भी चाहिए, यहीं पलट लेते हैं। कह रहा है स्टेज 0 से 3 तक कितने रेड स्क्वायर है, खुद सोचो। स्टेज 0 में कितने स्क्वायर थे, 0, 1, स्टेज 0 में 1 रेड स्क्वायर। स्टेज 0 में कितने रेड स्क्वायर हैं, 1, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। फास्ट हो जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं। अब देखो स्टेज 1 में कितने स्क्वायर बच गए, 8, 9 बने थे, एक उड़ा दिया था, कितने थे रेड स्क्वायर, 8, कुछ नोटिस हो जाना, हो जाएगा। स्टेज 2 में देखो कितने रेड स्क्वायर थे, देखा, स्टेज 2 में कितने रेड स्क्वायर थे, सोचो, रेड स्क्वायर सोचो। स्टेज 2 में क्या था, देखो यहां तक स्टेज 2 बच गए थे, और जब इसको भी काटा गया था तो यहां से एक उड़ा दिया था, तो इस एक डब्बे में कितने आ रहे हैं, 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, इसमें भी 8, बोला हाँ जाना, कितने आएंगे। स्टेज 1 में तो कितने हैं बेटा, 8। अब स्टेज 2 में क्या होगा, तुम भी जानते हो, ये स्टेज 2 में 1 में जो है वहां पर फिर से इसको तोड़ेंगे, 9 स्क्वायर आएंगे एक डब्बे में, 9 में से उड़ा देंगे, कितने बचेंगे, 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 8, तो कितने आएंगे, 8, तो एक में 8 और ऐसे 8 हैं, 8 8 जा 64, 8 8 जा, बोलो कितना आ रहा है, 8 8 जा 64। अब आगे जाओ, अब स्टेज 4 भी पूछा है क्या, बट तुम्हें पैटर्न समझ आ गया होगा। वैसे स्टेज क्या कहते हैं, 4 बोला नहीं गया है ना, स्टेज 3 बोला था है, स्टेज 3 में तो बोला है ना, 0 to 3। अब स्टेज 3 में कितना होगा, खुद सोचना, स्टेज 3 में कितना होगा, खुद सोचना। यहां पर ये जो एक डब्बा है दिख रहा है, इस एक डब्बे में भी क्या होगा, 9 बनेंगे, 9 में से आप एक उड़ा दोगे, कितना आएगा, कितना आएंगे, 8। अभी इसमें 8 और ऐसे यहां 8 और हैं, तो 8 8 जा 64 है ना, तो इतने में से कितने आ जाएंगे, 64, और ऐसे कितने हैं और ये 8, तो 64 इंटू 8 होगा, 64 इंटू, कुछ पैटर्न तो मिल ही गया होगा, नहीं समझ रहा, हाँ पिछले वाले से 8 टाइम हो जा रहे हैं, है कि नहीं, जीपी है, क्या है, कितना आएगा, कितना जरा, 8 4 32 ना, कैरी 3, 8 6 48, 48 एंड 3 51, 512। तो आई थिंक पहले प्रश्न का जवाब दे दिया, और पहले प्रश्न का जवाब देने से बेनिफिट ये हुआ कि ये भी पता लग गया कि ऐसा स्टेज करने पे क्या हो रहा है कि जो नंबर ऑफ स्क्वायर आ रहे हैं वो पिछले वाले से क्या है, 8 टाइम से, क्या है, 8 टाइम से। समझ आया नहीं आया, बोलो, ठीक है। तो आई थिंक पहला प्रश्न तो कर दिया, हाउ मेनी रेड स्क्वायर आर देयर इन स्टेज 0 to 3, स्टेज 0 से 3 तक कितने स्क्वायर हैं रेड, स्टेज 1 में 1, स्टेज 0 में 1, स्टेज 1 में 8, 2 में 64, 3 में 512। तो 0 से लेके 3 स्टेज तक कितने कितने स्क्वायर है मैंने लिख दिया, पहला सवाल हो गया, यही पूछा ना 0 से 1 में, सबका बताना था। अच्छा दूसरा देखो, और यहां मैं समझ चुका हूं, देखो बेटा कि ये एक्चुअल में हर स्टेज में कितने स्क्वायर है उसकी संख्या एक्चुअल में क्या बना रही है, जीपी बना रही है। पहली स्टेज में कितने थे 1, दूसरे स्टेज में कितने थे 8, उसका 8 टाइम्स 64 एंड 512। अब इसका इस्तेमाल करो, और तुमको यहां दिख गया कि इस जीपी का ए कितना है बेटा 1 और आर कितना है 8। और अब मुझे कह रहा है कि बता कि क्या तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि चौथी और पांचवी स्टेज में कितने स्क्वायर होंगे। तो बेटा इस सीक्वेंस में चौथे और पांचवे पे जो नंबर आएगा
वो चौथे और पांचवें स्टेज में कितने स्क्वायर होंगे उसकी संख्या है, वो देखना है। वो कैमरा चल रहा है क्या? चल रहा है? चल रहा है। तो ए क्या निकाल लेता हूं बेटा? A4 निकालता हूं। क्या निकालता हूं? A4 निकाल देता हूं, क्योंकि इस सीक्वेंस में जो चौथा टर्म है वही चौथे स्टेज में A4 निकालोगे क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, जीरो जीरो नहीं यार, सुना, जीरो में 1 है ना, 1 में 2 है, तो ये जीरो स्टेज था ना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब सोचना जरा बात, है ना। तो जो चौथा स्टेज होगा वो सीक्वेंस के हिसाब से पांचवा टर्म है। क्या है? क्या निकालूंगा? A5 A4 नहीं, A5 निकालूंगा। क्या निकालूंगा? ये चीज थोड़ा सा नोटिस करना है ना। तो स्टेज जब 4 पूछ रहा है ना, तो वो क्या है एक्चुअल में? सीक्वेंस में जो पांचवा टर्म है, नहीं समझे? और A5 कितना होगा? AR की पावर 5 - 1, दैट इज N - 1। बाद में रख लो। कितना होगा बेटा? A कितना है बेटा? 1, R कितना है? 8, और N कितना बेटा? 5। 5 माइनस कितना आएगा? 8 की पावर 4, 8 की पावर 1, तो ऐसे आएगा ना। और स्टेज 5 में कितना पूरा नंबर ऑफ स्क्वायर इन स्टेज 5 कितना होगा? वो सीक्वेंस का छठा टर्म है कि नहीं? कितना होगा? एक AR की पावर N - 1 कितना है बेटा? A कितना है? 1, R कितना है? 8, और N कितना होगा? 6 - 1 5, दैट इज 8 की पावर 5। दैट इज द नंबर ऑफ स्क्वायर इन स्टेज 5, जो कि सीक्वेंस का छठा टर्म है कि नहीं? थोड़ा ध्यान रखना, यहां स्टेज 0 से स्टार्ट हो रहा था। जो स्टेज 0 है वो सीक्वेंस का पहला टर्म है ना। चलो दूसरा सवाल भी हो गया। तीसरा देखो बच्चा, तीसरा देखो। हाँ, कह रहे कैन यू फाइंड अ रूल फॉर द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर एट दी nth स्टेज। कह रहे कि आप रूल लिख सकते हैं कि nth स्टेज में कितने स्क्वायर होंगे। लिख देंगे भाई, an निकालना है। क्या निकालना है? an निकालना है। और फिर कह रहे उसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी लिखिए और साथ साथ रिकर्सिव फॉर्मूला भी लिखिए। किसके लिए लिखिए? रिकर्सिव। तो हो जाएगा बेटा, क्योंकि मैंने जीपी तो पकड़ लिया है। तो 0 स्टेज में क्या था? 1, दूसरे पहले स्टेज में क्या था? 8, अगले में 64, और ऐसे चल रहा है कि नहीं? अब मुझे लिखना है क्या? नंबर ऑफ स्क्वायर इन nth स्टेज क्या होगा? तो सीक्वेंस के हिसाब से ना an कितना होगा? AR की पावर N - 1। A कितना है? 1, R कितना है? 8 की पावर N - 1। ये आपको दे देगा क्या? नंबर ऑफ स्क्वायर इन दी nth देगा ये, क्योंकि जो सीक्वेंस का n है वो स्टेज एक ज्यादा है, वो एक स्टेज ज्यादा है ना। ये एक्चुअल में जैसे कि मैं यहाँ तो यहाँ ऐसा मेंशन कर दूं ना कि चलो ठीक है, कितना आएगा? ए कितना आएगा? ये 8 की पावर N - 1। ठीक है, इसमें ऐसा मेंशन कर दो ना, ये कहां से जा रहा है? ये जा रहा है n की वैल्यू 1 से, बट ध्यान रखना 1 में क्या आ रहा है? देखो ना, जब मैं यहां 1 रखूंगा तो स्टेज 1 का दे रहा है। किसका दे रहा है? स्टेज 1 का दे रहा है। स्टेज 1 से जा रहा है। किस जा रहा है? फ्रॉम स्टेज 1 से। किसके लिए? ये फ्रॉम स्टेज 1 से, है ना। स्टेज 0 पे सबको पता है कितना है? 1 ही था। ठीक है, अच्छा इसका रिकर्सिव रूल कैसे लिखोगे? रिकर्सिव भी तो दिख रहा है कि जो A1 है वो तो क्या है? 1 ही है। जीपी से चल रहे हैं हम लोग। A1 तो कितना है? 1 ही है। और जो AN+1 है वो क्या है? जो उससे पिछला AN है उससे 8 टाइम से। क्या है उसका? 8 टाइम से। और यहां n किससे चल रहा है? n चल रहा है 1 और 1 से ग्रेटर। ये क्या हो गया इसका? रिकर्सिव फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया इसका? रिकर्सिव फॉर्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एंड द लास्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है सपोज द एरिया ऑफ स्क्वायर इन स्टेज 0 इज 1 स्क्वायर मीटर। कह रहा है कि देखो सुनना, अब यहां जाना,
कह रहा सपोज करो ये जो स्टेज 1 में, सुनना, तो इसको तो रहने दो यार, सबके सब अपनी बुक में पढ़ लो, मुझे बुक दे दो ना, मैं कहाँ आगे पीछे करता रहूंगा ना। आई थिंक सबके बुक है ना, हर बार बोर्ड पे पढ़ो जरूर छोड़ना है, किताब से पढ़ लो ना। उसने कहा सुनना, इसको अगले पन्ने में कर रहे, इसका चौथा पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है सपोज द एरिया ऑफ स्क्वायर इन स्टेज 0 इज 1 स्क्वायर यूनिट। कह रहा है सपोज करो जो स्क्वायर था स्टेज 0 में, इसका एरिया क्या है, इसका एरिया था 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, मान लिया, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेड रीजन इन स्टेज 1, 2 एंड 3। तो कह रहा बताओ क्या एरिया होगा किसका, रेड रीजन का, स्टेज 1 में, 2 में और 3 में। सुनना, अब ये स्टेज 0 थी, अब स्टेज 0 में इस पूरे स्क्वायर का एरिया क्या बोल रखा है, 1 स्क्वायर यूनिट। अब स्टेज 1 में क्या हुआ था, मैंने ट्राइसेक्ट किया था सबको और इनको ज्वाइन कर लिया था, बोलो हाँ या ना। और ऐसे क्या बन गए थे, 9 स्क्वायर, क्या बने थे 9 स्क्वायर, जिसमें से मैंने एक स्क्वायर तो हटा ही दिया था। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ रेड, पूरा लिखना ना, एरिया ऑफ रेड स्क्वायर इन स्टेज, सुनना, स्टेज फर्स्ट कितना होगा, खुद सोचो। अरे ये पूरा कितना है 1, और ये 1 जो है ये कितने में बटा है, 9 में, कितने में 9 में, तो सिर्फ एक का कितना होगा, सिर्फ एक का 1/9 नहीं होगा, 1/, बोलो हाँ या ना। ये पूरे का एरिया है 1, तो एक सिंगल ब्लॉक कितना होगा 1/9। बट मुझे एक का निकालना है, मुझे ऐसे 8 का निकालना है। किसका निकालना है, क्योंकि स्टेज 1 में सिर्फ कितने स्क्वायर रह गए थे, बोलो स्टेज 1 में कितने स्क्वायर रह गए थे, तो सिर्फ एक का एरिया कितना है, सिर्फ सिंगल एक स्क्वायर ब्लॉक का है 1/9। तो यहाँ 1 2 3 4 कितने हैं 8, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 8 इंटू 1/, दैट इज 8/9 स्क्वायर यूनिट, बोलो हाँ या ना। अच्छा, द एरिया ऑफ रेड स्क्वायर इन स्टेज 2 बताओ कितना होगा। तुम्हें लग रहा है कि फिर मैं क्या करूंगा, ये डालूंगा, एक हटा दूंगा, है कि नहीं, और हर बार क्या होगा, ये एक हटा दूंगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, जो पिछला एरिया है, जो पिछला एरिया है उसका सिर्फ कितना जाएगा आगे, 8/9 ही आगे जाएगा, 8/9 ही आगे जाएगा, समझे। तो अब सेकेंड स्टेज में कितना एरिया बचेगा, 8/9 किसका, पुराने वाले एरिया का, दैट इज 8/9, कितना हो जाएगा 64/81 स्क्वायर यूनिट। और इसी प्रकार से एरिया ऑफ रेड स्क्वायर इन स्टेज 3 कितना होगा, जो पिछला है 64/81, उसका कितना जाएगा आगे 8/9 जाएगा, कितना जाएगा ये निकालते रहना, करें क्या। और 8 4 32, 32 3 6 8 6 48, 48 इन 3 50, है कि नहीं, बोलो। तो मैं क्या देख रहा हूं कि जो एरिया है वो भी जीपी बन रहा है, जो एरिया बच रहा है वो भी क्या बन रहा है, जीपी ही बना रहा है। क्या बना रहा है, जीपी ही बना रहा है। ये किसका जीपी बन गया, ये जीपी ऑफ रिमेनिंग एरिया बन रहा है। पहले कितना है 8/9, अगला क्या है इसका 8/9, 64/81, उससे अगला कितना है 512, 512 729, ऐसे ही चलता रहेगा। अब उसने आगे क्या कहा, फाइंड दी एक्सप्लिसिट, एक तो बहुत तंग कर रहा है, एक्सप्लिसिट भी चाहिए, रिकर्सिव भी उसको चाहिए, बट चल लिख, क्या कर, इतनी मेहनत कर दी हमने। कह रहा राइट द एक्सप्लिसिट एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द रेड रीजन। ठीक है, तो कह रहा है इसका एक्सप्लिसिट और रिकर्सिव फॉर्मूला दोनों लिखो। पहले एक्सप्लिसिट लिखें, वो तो इजी है,
क्योंकि जीपी बना रहा है। ए कितना है 8/9 है ना, आर कितना है 8/9। अब इसका nth टर्म का रिलेशन क्या होगा, इसको हम an लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं कि इसका वो एरिया जो nth सीक्वेंस पे आएगा कितना आएगा a r की पावर n-1। a कितना बेटा 8/9 इंटू में r कितना है 8/9 की पावर n-1। क्या होगा, अगर दोनों का बेस सेम तो है 8/9 पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। कितना आएगा 8/9 की पावर इसकी पावर 1 प्लस n-1 1 से 1 कट जाएगा। कितना आएगा सीधा 8/9 की पावर n आ जाएगा, है कि नहीं। और जहां तक विषय है इसका क्या लिखने का, क्या लिखना चाह रहे हैं आप रिकर्सिव फॉर्मूला। तो रिकर्सिव फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो क्या कि भाई इसका जो पहला टर्म है a1 दैट इज कैपिटल A1, ये जगह हम कैपिटल A लिख रहे हैं। कितना है 8/9 और इसका कौन सा टर्म जो n+1 पे है वो क्या है, जो पिछला टर्म an है उससे 8/9 है। किसके लिए, जब n 1 और 1 से ग्रेटर है, n 1 और 1 से ग्रेटर है। ठीक है, फाइनली ये लास्ट सवाल भी हो गया। किसी को सच में डाउट होगा दोबारा पूछ सकता है। और सच में इसके ध्यान रखो भाई, तुमको आदत बढ़ गई एनसीईआरटी की एक छोटी छोटी एक्सरसाइज बनाने की, है ना, बड़ी क्लासेस वाला हालत खराब हो जाती है ना। कभी जीवन में बहुत बड़ी क्लास लेनी पड़ेगी। बट चलो ठीक है, तुम लोगों ने शांति से सुना, ये भी तुम्हारा एक अचीवमेंट है। कभी क्लासेस बड़ी लंबी भी जाती है ना। आई थिंक हम लोग 6:42 हो गया, 5 पे स्टार्ट किए थे, बीच में घंटी आई, बट ठीक है रिकॉर्डिंग में टाइम कम जाता है। बट आइडली क्या क्या तुम क्लास में इतनी देर बैठे ही हो, क्लास क्या है ये 4th थी। तुम लोगों को बैठे बैठे चक्कर आ रहे, मेरी स्थिति सोचो ना, मैं तो एक है ना 1 मिनट भी चुप नहीं रहा, है ना। और वो किसी की मम्मी बाहर कह रही थी कि भैया ट्यूशन पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है ना। भैया 1 घंटा 43 मिनट से गला चला रहा है और पेरेंट्स पूछता है क्या ये पढ़ाता भी है कि नहीं पढ़ाता है। अकल के अंधे हैं पेरेंट्स, सीधी बात नहीं है। उनके तो हैं जिनके क्या प्यास लगी, बैठे बैठे प्यास लग गई भाई को।